एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 172 यानी 172 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले आप सबने एक चीज़ तो नोटिस कर ही ली होगी कि जो वीडियो की लेंथ है वो कुछ ज़्यादा ही लंबी आ रही है। कुछ ज़्यादा क्या, ये तो वीडियो की लेंथ मेरी पहले हुआ ही करती थी। पहले भी तो मैं इतनी लंबी वीडियो डालता था, लेकिन फ़ोन के चक्कर में जैसे जैसे फ़ोन पे लोड पड़ने लगा, फ़ोन की हालत ख़राब होने लग गई। अब उतना तो लंबी वीडियो डाल ही नहीं पाता था। बार बार कभी एक्सपोर्ट का इशू, कभी कुछ हज़ार चीज़ों की दिक्कत आ जाती थी, क्या बताऊँ मैं। और मैं बताते बताते थक जाता था। लोग भी सोचते होंगे कि क्या भाई, क्या क्या आती रहती है तेरे को दिक्कत, क्या है इतने एक्सक्यूज़, इतने बहाने, क्या बोलूँ मतलब सोचते रहते होंगे। लेकिन अभी तो तुम देख पा रहे होगे कि जब से फ़ोन मिला है, मेहमानों का ही सही लेकिन फ़ोन मिला है, तब से वीडियो की लेंथ कितनी लंबी हो गई है। तो यही चीज़ मुझे बतानी थी। और मेहमान यार अब 2 दिन बाद चले जाएँगे। आज ना वो घूमने गए हैं, इस वज़ह से आज थोड़ी-सी छोटी वीडियो आई है। इतने क्या बोले, अपने ही फ़ोन से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने फ़ोन से वाली चीज़ को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेहमान अभी घूमने गए हुए हैं। दिल्ली के लिए मतलब दिल्ली में आए थे, 2-4 दिनों के लिए ऐसे घूमने आए थे। मतलब घर पे रुक गए और 1 दिन घूम टहल लेंगे और फिर वापस चले जाएँगे। तो अब 2 दिन बचे हैं, फिर यार वापस से छोटी-छोटी वीडियो आएँगी। तो जल्दी से यार मेरे पास भी फ़ोन आ जाए ना अपना, तो मैं रोज़ ही लंबी-लंबी वीडियो डालूँ और जल्दी से कर दूँ ख़त्म, क्योंकि यार आगे जाके जॉब वॉब करनी पड़ेगी तो फिर से छोटी वीडियो हो जाएँगी तो फिर तुम भूलोगे। तो इस बस यही मुझे बताना था। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे फेंगयुआन, वू योंग और फेरी ज़ीवी प्लस यहाँ पे मतलब ये पूरा शैडो सेक्ट यहाँ पे फँसा हुआ था। वू योंग पूरी आर्मी लेके आ गया था। पता चला हेवेली कोर्ट ने उसके ऊपर प्रेशर बना रखा है। वू योंग पूरा कंट्रोल में आ गया था फेरी ज़ीवी के। क्या बोले, फेरी ज़ीवी ने उसे एकदम कंट्रोल कर लिया था कि देख, अगर तेरा मुँह खुला तो मेरा भी मुँह खुलेगा, तेरी बदनामी होगी। और राइटेस्ट पाथ में बदनामी सबसे मतलब बदनामी अगर हो गई तो सब खराब भाई। बंदा सोचता था कि अगर मैं भी मरूँगा मतलब तो मेरा भी नाम होगा साउथर्न बॉर्डर में, अगर कभी मैं मरूँगा तो लोग मुझे याद रखेंगे। लेकिन वो सोच रहा है कि अगर रेपुटेशन गिर गई तो क्या ही याद रखेंगे, लोग याद रखेंगे किस नाम से? बेकार, घटिया, एक डीमन तुझे पागल बना के चला गया, तेरे क्लैन में घुस के सब बर्बाद करके चला गया। ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लग जाएँगे और आगे जाके पता नहीं और क्या-क्या उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएँ। इसके चक्कर में भाई तो फुल टेंशन में था। यही हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। वू योंग का पहले से डाउट था कि हेवनली कोर्ट फेक इन्फॉर्मेशन भेज रही होगी, लेकिन फेरी ज़ीवी ने सॉलिड प्रूफ दे दिए थे। और फेंगयुआन अपना लुक चेंज करके हाई, बाई और जितने भी मतलब लोगों के साथ अपर स्ट्रीम हेवनली ईगल के साथ लेके निकल गया था बैटलफील्ड से। ये सब भी भेजा था, इसलिए वू यीहे का सडन गायब होना बिल्कुल एकदम सस्पिशियस तो लग ही रहा था। वू योंग्स को ऑर्डर सेंड करते हुए कहता है, मतलब वू योंग ऑर्डर के देता है, कहता है वू यीहे का लाइफ टैबलेट गो सोल आर्टन को ट्रेजर हेवन में भेजो और वूफा ट्रेज़री से कुछ गू मतलब इमॉर्टल निकालो और कुछ लेके आओ, उसका चेक करो अच्छे से। साथ ही दूर खड़े ची क्यू को मैसेज भेजा। वू योंग कहता है ची क्लैन सुप्रीम एल्डर, यहाँ एक फॉर्मेशन सेट करो, एनिमी स्पेस पास से भाग ना पाए इसलिए। चीक्यू एकदम सरप्राइज़्ड हुआ, ओह! एनिमी के पास ऐसा मेथड भी है क्या? मैं स्पेस पास मतलब डिस्टर्ब करने का फॉर्मेशन बना सकता हूँ, पर मेरे पास इमॉर्टल गू तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं बनाऊँ कैसे? तो वो यूँ कहता है टेंशन मत ले, मैंने पहले ही मँगवा लिए इमॉर्टल गू और ट्रेज़री से आ रहे हैं वो, टेंशन मत ले। सब लोग अपने इमॉर्टल गू चेक करने लग गए जो मिसिंग थे। वो ट्रेज़री मतलब वो एक तरीके से ट्रेज़र हेवन से मँगा लेंगे और चाहे महँगा पड़ता हो लेकिन मँगा लेंगे। फेंगयुआन को भी ये मूवमेंट पता चल गया था, क्योंकि ट्रेज़र हेवन पर कोई भी इमॉर्टल को ट्रांज़ैक्शन बड़ा हंगामा मचाता। और जब यहाँ पे वू योंग इतने सारे मतलब मँगाने लग गया, वो भी स्पेस पाथ वाले इमॉर्टल को, तो उसको भी शक हो गया कि पक्का स्पेस पाथ ब्लॉक होगा। फेंगयुआन इरिटेट हो गया। उसने कहा, फेंगयुआन ने, ये सब वू क्लैन का ट्रेज़री वाले इमॉर्टल गो हैं और मेरी लाइफ टैबलेट और सोल लार्टेन गो भी है। हाँ, उसने इंस्टेंटली मतलब फ़ील कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, पर वो रुक भी नहीं सकता था। ट्रेज़र हेवन का जो सिस्टम होता है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। थोड़ी देर बाद फेंगयुआन को इन्फॉर्मेशन पाथ गो ने वू योंग का मैसेज डिलीवर किया। वू योंग कहता है वुई है या फिर बोलूँ फेंगयुआन, चलो डील करते हैं। तुम अपने इमॉर्टल को दे दो और मैं तुम्हारी लाइफ मतलब एक तरीके से बचा देता हूँ। तुम ज़िंदा रहोगे, कैसा लगा? फेंगयुआन की एकदम पुपल्स एकदम श्रिंक हो गए। वो कहता है तो सीक्रेट लीक हो चुका है, सब गोवम उसके हाथ में पहुँच गए। डायरेक्ट लाइफ तो थ्रेटन कर रहा है, लगता है कोई स्पेशल मेथड रेडी रखा है उस वू योंग ने, तभी तो मेरे को ऐसे बोल रहा है। यानी अभी तक फेंगयुआन को ये नहीं पता चला शायद स्पेस पाथ ब्लॉक है कि नहीं, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, भाग नहीं सकता शायद मैं। फेंगयुआन प्रैक्टिस से निकलकर साइड में चला गया। फेंगयुआन कहता है तुम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, मुझे एक छोटी-सी प्रॉब्लम हैंडल करनी है। वो तुरंत ही रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील एक्टिवेट करने लगा। इस टाइम वुयोंग के इमॉर्टल प्राइमेसी के आसपास गुवम का क्लाउड स्टॉर्म चला गया और पूरा स्काई एकदम कवर अप हो गया। वुयोंग कोल्ड गेज के साथ कहता है, ये वो सिग्नेचर किलर मूव है जो हमारे वू क्लैन ने हिडन रखा था। साउथर्न बॉर्डर में कभी टेरर फैलाया था, अब फेंगयुआन तू भी इसका मजा देखेगा, हमारा सिग्नेचर किलर मूव। इमॉर्टल किलर मूव स्टार्ट हुआ, पर वुयोंग ने उसकी ऑरा इतनी टाइट सील कर दी थी कि साइड में खड़ा
चाओ ज़िकाई भी कुछ फ़ील नहीं कर पाया। अगले ही सेकंड वू योंग का चेहरा बदल गया, पूरा बॉडी शेक हुआ और वो पूरा खून उगल दिया। चाओ ज़िकाई पैनिक में कहता है, "लॉर्ड वू योंग, क्या हुआ आपको?" वू योंग शॉक में कहता है, "ये कैसे? अच्छा हुआ मैं फुल पावर यूज़ नहीं कर रहा था। टारगेट फेंग युआन था पर नुकसान मुझे ही क्यों हो गया?" वो क्वाज़ ज़िकाई का मतलब जो सहारा दे रहा था, क्वाज़ ज़िकाई उसको देख रहा था। वू योंग कहता है, "कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। पर्पल ब्लड रिवर फाइट का हिडन इंजरी है, तभी मुझे अभी यहाँ पे फ़ील हुआ है।" क्वाज़ ज़िकाई एकदम इमोशनल हो गया। वो कहता है, "आप इंजर्ड होके भी भाई को बचाने दौड़ा है, ट्रूली राइटियस पाथ के आइडल हो आप तो।" वू योंग का दिमाग और ख़राब हो गया। उसने बोला, "अरे यार, तुम भी कमाल हो।" क्वाज़ ज़िकाई को लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट उसको मिला है, मतलब एक तरीके से ये ना आग में घी डाल रहा है। बार-बार कह रहा है कि आप अपने भाई को बचाने आ गए, आप अपने भाई को बचाने आ गए। भाई ने तो ऐसी की तैसी कर दी, क्या बोले। ये इंजरी एक्चुअली फेंग युआन की रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सेल की वजह से थी। फेंग युआन रिलीफ टोन में कहता है, "रिवर्स फ्लो रिवर का जो वाटर का पानी है ना, मतलब वू योंग डायरेक्टली मुझ पे फिजिकल बॉडी को लाइफ टैबलेट और सोल आर्टन के थ्रू हिट कर रहा है और मैं प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर था, जिसकी वजह से जब उसने मेरे को हिट करा तो वो जो पानी था वो थोड़ा-सा कम हो गया। लेकिन पानी कम होने से मुझे एहसास हो गया कि मुझ पे अटैक हुआ है और मैं बच गया, लेकिन उसके ऊपर भी ज़रूर रिफ्लेक्ट हुआ होगा। और हम जानते हैं कि जब भी मतलब रिवर्स प्रोटेक्शन शील्ड के ऊपर कोई अटैक होता है तो रिफ्लेक्ट होता है, तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया होगा। फिर उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न भी आया। वू योंग को पता है मैं फेंग युआन हूँ, पर उसने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का रिस्क कैसे मिस कर दिया? क्या वो मेरी ली गुओ वाली आइडेंटिटी को नहीं जानता? हेवेली कोर्ट ने बताया नहीं या उन्हें अभी तक पता ही नहीं? फेंग युआन ड्रीम रेलम के इश्यू को याद करता है। ड्रीम्स में उसका ट्रू बॉडी हेवेंसविल को क्लियरली दिख गया था। और फेंग ना ड्रीम रेलम को भी याद करता है, वो जो इश्यू था उसको याद कर रहा था। ड्रीम्स में ना उसका ट्रू बॉडी हेवेंसविल को क्लियर दिख गया था, इसलिए फेंग युआन एक्सपोज़ हुआ। पर लिu गुआंग वाली आइडेंटिटी सेफ लग रही थी, उसे ऐसा लग रहा है फेंग युआन को। फिर उसे एक बड़ी-सी रियलाइज़ेशन लगती है, वो कहता है, "अब मैंने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को एक्टिवेट कर दिया और मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेट किलर मूव लगा हुआ है, तो ये लोग अब समझ जाएँगे कि मैं ही लिu गुआंग ही हूँ। चाहे हेवेली कोड को पहले पता था या नहीं पता था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया होगा। ये छोटा-सा हिडन क्लैश था, एक नया माइंड गेम था। 3 साइड इन्वॉल्व थे, फेंग युआन, वू योंग और हेवेनली कोर्ट। वू योंग को रिवर्स मतलब एक तरीके से रिवर्स फ्लो का बैकलैश लगा था। फेंग युआन सेफ रहा, इन्फो लीक हो गई लेकिन। हेवेनली कोर्ट सेफ साइड से दोनों को एक-दूसरे से टकरवा रहा था। फेरी ज़ीवी का क्लीन प्लान था ये। वू योंग ने एक और लेटर भेजा पर फेंग युआन ने इग्नोर कर दिया। इसी बीच एशियन बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल का ट्रेनिंग फाइनली मतलब एक तरीके से प्रोग्रेस दिखने लगा था कि वो लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं और अच्छे से मतलब मूव काम कर रहा है। और एक तरीके से कंप्लीट पूरा होने में बस ऐसा लग रहा था थोड़ा-सा ही बचा है, बस थोड़ा-सा और बचा है और फिर ये कंप्लीट यूज़ कर पाएँगे और फिर यहाँ से गायब। अब फेंग युआन एक तरह का बर्डन बन गया था, उसे हमेशा रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को एक्टिव रखना पड़ रहा था, इसलिए उसका जो फ़ोकस था, ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल पर कम हो गया था। फिर भी जब उसने पेस स्लो करा अपना, तो थोड़ा-थोड़ा करके फॉर्मेशन फाइनली एक्टिवेट हो गया और ब्राइट लाइट छाई और सब वहाँ से डिसअपियर हो गए। बाहर स्टैंडिंग साउथर्न बॉर्डर इमोर्टल्स ने स्पेस को टर्बुलेंस फ़ील किया, यानी उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ से कुछ निकला है। वू यंग बोलता है वो लोग जा चुके हैं, शायद 1-2 यहीं पे रह गए हों। यहाँ पे क्वाइज़ ज़िकाई कहता है पर हमारा गो फॉर्मेशन तो कंप्लीट हुआ भी नहीं था और उनके पास ऐसी एबिलिटी थी तो पहले क्यों नहीं यूज़ की? पक्का कोई बड़ी वीकनेस होगी। ची क्यू कहता है चिंता मत करो, फॉर्मेशन पूरा नहीं था पर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट तो दिया ही है ना, शायद अभी तक वो सब सेपरेट हो चुके होंगे। वो यूँ कहता है ची ग्लैंस फर्स्ट एल्डर ट्रूली मतलब इम्प्रेसिव हो आप तो, आपने उनको पक्का अलग कर दिया होगा, चलो अब उन्हें पकड़ेंगे। वू योंग को ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल का पता था, इसलिए उसने पहले ही ची क्यू को मतलब एक तरीके से काउंटर मेजर अरेंज करवाने को बोला था कि तुम पहले से लगा दो यहाँ पे फॉर्मेशन। ची क्यू रैंक 8 फॉर्मेशन पाथ का ग्रेट ग्रैंड मास्टर था, सो काम तो बन ही गया यहाँ पे। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है ग्राउंड पर। बाइनिमिंग लैंड होते ही खून उगल देती है, फेस एकदम सफ़ेद पड़ गया। बाइनिमिंग ने कहा, "ये हमेशा डेस्टिनेशन ही नहीं है जो यहाँ पे हमें जाना था।" और वो तुरंत ही अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट कर रही थी। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल डिस्टर्ब हो चुका था, शैडो सेट के सब मेंबर्स अलग-अलग जगह पे गिर गए थे। फेंगयुआन को छोड़कर सब इंजर्ड थे। यहाँ पे फेरी मियाओ कहती है, "सेक्ट लीडर, अब क्या करें?" फेंगयुआन कन्फ्यूज़ हो गया। क्या वो मतलब अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को लेके सोलो एस्केप कर जाए? वो सोच रहा था। ये टाइम वेस्ट करके मतलब सबको दोबारा से रीग्रुप करे, ये भी सोच रहा था। दोनों थॉट थे उसके दिमाग में, या तो रीग्रुप करा जाए या तो हेवन मतलब अकेले ही भाग जाओ, सीधी-सी बात है, एक्सट्रीम ईगल को लेके। पूरा ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडीज़ मोस्टली प्लंडर शैडो अर्थ में ही एक्सप्लोड हो चुकी थी। कुछ ही इमॉर्टल्स के प्राइमेसी में बच रही थी और उन्हें कैरी करना रिस्की था। हेवेंसविल हमेशा ट्रैक कर सकता था पर ज़रूरत पड़ने पर ये बॉडीज़ इमॉर्टल को हाउस रोक सकती थी, इसलिए फेंगिवान ने उन्हें साथ रखा था। उस पर लगा इन्वेस्टिगेट किलर मूव एक्टिव था। उसका लाइफ टैबलेट गो सोल लार्टेन गो वू क्लैन के पास था और सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ ये थी कि वू क्लैन उनके थ्रू डायरेक्टली फेंगिवन को हिट भी कर सकता था। सो ऑफ कोर्स फेंगिवन को बचने के लिए रिवर्स और प्रोटेक्शन सील को ऑन करना पड़ता, तभी वो बच सकता, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं था। सिचुएशन सुपर बैड थी।
एक इमॉर्टल को हाउस से फाइट करना भी बहुत हार्ड था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल एक तरीके से अनरिलायबल था। स्ट्रॉन्ग एनिमी दिखने को तो वो भाग ही जाएगा। डार्क लिमिट इमॉर्टल को तो खो चुका है। हेवेंस विल अब ईज़िली उसकी मूवमेंट को ट्रैक भी कर सकता था। फेंगयुआन एकदम डार्क टोन में कहता है, शायद उन सब पर भी इन्वेस्टिगेट मेथड लग चुके होंगे। प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट वेस्टर्न डिजर्ट था। शैडो सेट के लेफ्ट ओवर रिसोर्स वहीं सबसे ज़्यादा बचे थे। बाकी 4 रीजन्स यंग वुइशी, पर्पल माउंटेन, ट्रू मोनार्क ने ना पहले ही क्लीन कर दिए थे। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, क्या मैं वेस्टर्न डिजर्ट अकेला ही चला जाऊँ? उन्हें यहीं छोड़ देना लॉस होगा, पर जब तक इन्वेस्टिगेट मूव एक्टिव है, मेरी लोकेशन लीक तो होती ही रहेगी। या फिर मैं चला जाऊँ लॉन्ग या सेक्ट। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है अलग ही जगह पर। रम वाला आवाज़ आई, एयर उठी, वेव्स बढ़ी और एक ब्राइट ग्लो फैला। एक एपिक सीन क्रिएट हुआ। लाइट के अंदर से एक बड़ा-सा फिगर बाहर आया, 9 फीट के करीब हाइट थी, हैवी बिल्ड थी और पीछे लंबे डेंस बाल एकदम चमक रहे थे, जैसे ऐसा लग रहा था कोई पहन रखा हो, कुछ बाल इतने ज़्यादा घने थे। और सबसे स्टिंकिंग चीज़ पता है यहाँ पे क्या थी? स्टिकिंग। उसके फोrehead पर ना स्पाइरल पर्पल गोल्ड ड्रैगन हॉर्स चमक रहे थे। बिल्कुल, और कोई नहीं तो वही होगा। फ़ेरी ज़ी भी काफ़ी देर से वेट कर रही थी। फ़ेरी ज़ी भी एकदम भाई झुकते हुए और हैप्पी होते हुए कहती है, ड्यूक लॉन्ग। ये आदमी ड्यूक लॉन्ग ही था, बैटल ऑफ ड्रीम रेलम का बिगेस्ट विनर। हेवन ओवरसिंग टावर लेके सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सफ़र को क्रॉस करके वापस आया था। मतलब सफ़र में वापस आया था सेंट्रल कॉन्टिनेंट, साउथर्न बॉर्डर को क्रॉस करके। 10 ग्रेट एशियन सेट के इमॉर्टल्स अलग हो गए थे। ड्यूक लॉन्ग और फ़ेरी ज़ीवी हेवनली कोर्ट लौट आए थे। ड्यूक लॉन्ग के ऑर्डर पे फ़ेरी ज़ीवी ने एक स्ट्रॉन्ग वू फॉर्मेशन यूज़ किया था ताकि ड्यूक लॉन्ग को स्पेक्टर सोल पोजेस ना कर सके। लग रहा था पोजीशन फेल हुआ, ड्यूक लॉन्ग सेफ है, लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आईब्रोज़ टाइट हो गई, हर स्टेप पे सोल ट्रबल फ़ील हो रही थी, यानी ऐसा लग रहा था ड्यूक लॉन्ग पे कुछ तो दिक्कत आ रही है, ड्यूक लॉन्ग में कुछ तो दिक्कत है। ड्यूक लॉन्ग कहता है, स्पेक्टर सोल डीमन वल्नरेबल मर कर भी अनबीटेबल सोल पाथ एक्सपर्ट ही है। मैं हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से उसे पूरी तरह से सप्रेस करूँगा। फ़ेरी ज़ीवी, तुम हेवनली कोर्ट लीड करती रहो और फेंगयुआन और शैडो सेट को पूरा खत्म करने में फुल फोर्स लगाओ। फ़ेरी ज़ीवी कहती है, मैं ऑलरेडी वू योंग को गाइड कर चुकी हूँ। साउथर्न बॉर्डर के इमॉर्टल से हेल्प लेके मैंने फेंगयुआन और शैडो सेट मेंबर्स को सेपरेट करवा दिया अलग-अलग। थोड़ी देर पहले एक और लेटर भेजा है, उसका एग्ज़ैक्ट लोकेशन भी दे दिया है। कुछ दिनों में सक्सेस का न्यूज़ ज़रूर आ जाएगा। ड्यूक लॉन्ग ने सर हिलाया, उसकी आँखों में फ़ेरी ज़ीवी के लिए थोड़ा-सा एडमायर कर रहा था, फ्लैश हुआ था कि हाँ भाई, लौंडिया काम की है। विज़डम पाथ का रियल पावर तो यही था, एक इंसिडेंट को पकड़ो और हेवन एंड अर्थ के सीक्रेट को रीड कर लो। लोगों के हर्ट्स को समझो, दूसरे फैक्शंस को एक-दूसरे से लड़वा दो, खुद दूर से बस खड़े होके आराम से देखो, यही तो है। क्या बोलूँ इसको मैं, राइटियस पाथ। फ़ेरी ज़ीवी रैंक 8 एलीट थी। हेवनली कोर्ट इसलिए उसे एक्सेप्ट किया था। स्टार कंसोलेशन चेस बोर्ड के साथ वो आज के विज़डम पाथ में टॉप 3 में काउंटेड थी। टॉप 1 नहीं कह सकते क्योंकि दुनिया में हिडन एक्सपर्ट बहुत थे। chaos आने पर ही सामने आते हैं। पहले फ़ेरी ज़ीवी इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि क्रूशियल क्लूज़ मिसिंग थे। उस टाइम फेंगयुआन की डिफेंस बहुत ही टाइट थी। पर अब सीन बहुत ही डिफरेंट था क्योंकि फेंगयुआन के पास तो बहुत सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं यार। उसका डार्क लिमिट इमॉर्टल गुल चला गया, ऊपर से उसके बाद चेस बोर्ड का अटैक हुआ है, जो स्टार कंसोलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल ने खुद बनाया था उस चेस बोर्ड को, उसका अटैक हुआ जिसकी वजह से उसके ऊपर मार्क लग गया। तो अब क्या ही बोले, वो मार्क भी नहीं हट रहा है। ऊपर से सोल लालटेन वाला और सोल लालटेन और पता नहीं कौन-सा वाला गुहा है, वो वुयोंग के पास है जिसकी वजह से वो भी कनेक्ट है उससे। अरे क्या बोले, इतनी दिक्कतें हैं फेंगयुआन के ऊपर। तभी आगे ड्यूक लॉन्ग कहता है, ये डीमन फेंगयुआन इसकी लाइफ लेना ही होगी और इसे किसी भी तरीके से मारना होगा। ये प्योर अदरवर्ल्डली डीमन है, फेट का नेचुरल एनिमी है, साथ ही रेड लोटस का इनहेरिटर भी है। जायंट सन का ट्रू इनहेरिटेंस उसके पास है और रेड लोटस का भी मिलेगा। मिलेगा? हैं? ग्रेट एरा आ रहा है। हेवनली कोर्ट को अपना फोर्थ इमॉर्टल वल्नरेबल ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वल्नरेबल बनना होगा या बनाना होगा। उसके लिए रास्ता साफ करना ज़रूरी है और सबसे बड़ा कांटा तो यही है, फेंगयुआन, जायंट सन, रेड लोटस सबको हटाना होगा। सब कुछ ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वल्नरेबल के लिए। फ़ेरी ज़ीवी समझ गई क्या? फ़ेरी ज़ीवी कहते हैं जी, जैसा आपने प्लान किया वो पर्सन साउथर्न बॉर्डर पहुँच चुका है। ड्यूक लैंग कहता है गुड। वो टर्न करके इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ चला जाता है। फ़ेरी ज़ीवी अकेली खड़ी रहती है, उसे जाते हुए देखते हुए हल्का-सा साँस छोड़ती है, आँखों में डिटरमिनेशन था। हेवनली कोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है हमेशा के लिए। लॉन्ग लिव हेवनली कोर्ट।
अरे भाई साहब! साउथर्न बॉर्डर में कौन चला गया? कौन है साउथर्न बॉर्डर में? साउथर्न बॉर्डर में सीन स्विच होता है। एक व्हाइट फिगर हवा को कट करता हुआ तेज़ स्पीड्स में जा रहा था। पीछे थंडर और फायर ब्लास्ट हो रहे थे। एक स्ट्रीक बनाते हुए जा रहा था। व्हाइट फिगर टाइमली डॉज कर गया, सेफ निकल गया, फिर पलट कर एक कैज़ुअल हैंड वेव करा, वूश आवाज़ आई तुरंत ही। भाई कोल्ड का एकदम तूफ़ान सा आ गया। आइस, स्नो हर जगह फैल गई। थंडर फायर से निकला एक आदमी चेज़ करने आया था, पर वो तुरंत ही डिफेंड मोड में चला गया क्योंकि जो बंदा मतलब आपस में भिड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला था। कुछ सांसों में ही पूरा वैली आइसलैंड बन गया। एवरीवेयर हर जगह बस क्रिस्टल ऑफ फ्रीजिंग एयर भर गई थी। अब पता चलता है चाई पोजून रैंक 7 इम्प्रेस्ड हो गया इसे देखकर। कहता है रैंक 6 कल्टीवेशन पर रैंक 7 बैटल पावर इज कैरी। नॉर्थल डार्क आइस सोल फिजिक के लायक हो तुम। ओके, अच्छा बाइनेमिंग की फाइट हो रही है चाई पोजून से। बाइनेमिंग ही है। वही होगी और कौन होगा? वो अपनी बॉडी पर एकदम भाई जमी थिक आइस को तोड़कर मतलब इम्प्रेस्ड हुआ था ये जो चाई पोजुन था। चाई पोजुन पतला काला स्किन वाला था, आयरन फोर्ज लुक था, फियर्स आइस थी, स्टार्टिंग एट अपोनेंट स्टैंडिंग ऑन अ हाई पोल। हाई स्लोप यार, पोल क्यों बोलेंगे? क्योंकि आइस पोल तो है नहीं ये नॉर्थ या वो वाला। तो हर जगह आइस थी तो उसी जगह पे खड़ा था एकदम ऊँची जगह पर और आइस ऐसे जम गई थी इसके ऊपर भी, उसको भी हटा रहा था। अपोनेंट कौन था? एक ब्यूटीफुल व्हाइट क्लैड फिगर, ब्राइट सिल्वर हेयर और व्रिस्ट एकदम पतली सी, पेल ब्लू ड्रैगन आइस और स्नो व्हाइट स्किन, कोल्ड एक्सप्रेशन, स्टनिंग लुक, फोरहेड पर एक क्यूट रेड ड्रैगन हॉर्न और ये और कोई नहीं, ये थी ड्रैगन लेडी बाय नेमिंग। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल एकदम डिस्टर्ब हो गया था और वो यहाँ टेलीपोर्ट हो गई थी और उसने अपने आप को हील करा था और फेंगिवन के साथ मतलब गैदरिंग पॉइंट पर जा रही थी, पर बीच में चाई पोजुन मतलब एक तरीके से बीच में आ गया, इंटरसेप्ट कर गया। डज़न्स ऑफ राउंड लड़ चुके थे, हंड्रेड्स ऑफ ली फाइट चली थी, पर रिजल्ट अभी भी 0 था। दोनों एक-दूसरे को भाई टक्कर दे रहे थे। यहाँ पे बाइंडमिंग तो रैंक 6 है, लेकिन ये जो इसका अपोनेंट है ना चाई पोजुन, भाई ये रैंक 7 है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। देख रहे हो इतनी देर तक रिजल्ट 0 आया है, रोक के रखा है, रैंक 7 तक की पावर है बाइनेमिंग की, भले वो रैंक 6 है। ब्राइनिंग यहाँ पे भाई एकदम ड्रैगन आइस को एकदम चमकाते हुए कहती है, ये चाई पोजुन का एक तरीके से नेचुरल वुड बॉडी है क्या? इमॉर्टल किलर मूव हो या कुछ भी हो, जब तक पावर हाई ना हो, इस बॉडी पर लैंड होते ही उनका स्ट्रेंथ मॉर्टल लेवल तक गिर जाता है। चाई पोजुन का ये जो नेचुरल वुड बॉडी था, उसका एक स्पेशल मूव था। बाइनिमिंग ने भाई उस चीज़ को नोटिस भी करा था और उस मूव को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करी थी। और उसी टाइम भाई बाइंडिंग ने अपनी कोल्ड आइस का यूज़ करा। जानते हो ना उसकी जो कोल्ड आइस थी वो जिसकी तरफ भी देखे वो बंदा बर्फ़ में जम जाए। और उसका जो अटैक है मतलब एक तरीके से एक इनविजिबल अटैक टाइप का होता था, वो कोल्ड आइस का अटैक कर देती बाइंडिंग। उसने वही अटैक करा और जो उसका चाइपोजुन का जो आर्मर था, वुड आर्मर जो उसका नेचुरल आर्मर था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। चाइपोजुन को बाइंडिंग का जो कोल्ड आइस किलर मूव हैंडल करना ना मुश्किल पड़ रहा था, पर उसका जो वुड बॉडी इस अटैक को इग्नोर कर सकता था। फिर भी दोनों की फाइट में चाइपोजुन काफ़ी इंजर्ड हो गया। चाइपुजुन कहता है अमेजिंग बाइनेमिंग अमेजिंग, तू रैंक 6 है और मैं तुझे प्रॉपर्ली हैंडल भी नहीं कर पा रहा, वाह। उसकी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी, बैटलफील्ड में हवा के साथ मिक्स हो रही थी। चाइपुजुन कहता है मैं साउथर्न वाटर का रैंक 7 फायर एक्सपर्ट हूँ और ये फ्रॉस्ट एनर्जी अभी तक हटा नहीं पाया। तेरा नॉर्थर्न डार्क आइस सोल फिजिक प्लस 22 यांग की रेटेंस सच में इनसेन कॉम्बो है। अगर तू राइटियस पाथ लेती बड़ा नाम होता तेरा, पर डेमोनिक पाथ चुन के तूने अपना एंड खुद ही लिख दिया। वो होराइज़न की तरफ देखता है और कहता है थंडर, लाइटनिंग और एक रैंक 7 की पावर देख। तभी यहाँ पे ना क्या होता है एक न्यू एक्सपर्ट की एंट्री। न्यू एक्सपर्ट कहता है बाय नेमिंग अटैक करके भाग जाएगी क्या तू? चाय पोजून हल्का-सा रिलैक्स होता है। ये सब लंबा स्पीच सिर्फ टाइम पास था क्योंकि वो जानता था बाय नेमिंग को सोलो हराना मुश्किल था। चाय पोजून कहता है केयरफुल रहना भाई, ये औरत डेंजरस है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और बंदे की एंट्री हो गई थी। थंडर लाइटनिंग वाला जो अटैक कर रहा था, रैंक 7 बंदा आया था यहाँ पे। अटैक नहीं करा था, एंट्री हुई थी इसकी ऐसे। न्यू एक्सपर्ट कहता है, चिल लॉर्ड वुयोंग की इन्फो मेरे पास है, बस यहाँ ही रोकना हुआ है इसको, बैटलफील्ड स्पेशलिस्ट आ रहा है एक और, तो हम तीनों यहाँ पे रोक लेंगे इसको। दोनों सीक्रेटली बात कर रहे थे, बाइनेमिंग फाइनली अब बोलती है, इडियट्स। उसकी वॉइस एकदम कोल्ड थी, एरोगेंट थी, पर एक तरीके से स्ट्रेंजली प्लीजेंट थी। दोनों रैंक 7 एक सेकंड के लिए स्टंट रह गए। अगले ही मोमेंट बूम आवाज़ आई, बाइनेमिंग अपना किलर मोड एक्टिवेट करती है, ऑरा ब्लास्ट होता है। न्यू एक्सपर्ट कहता है ये क्या इमॉर्टल मूव है क्या? सिर्फ़ ऑरा से ही इतना प्रेशर आ रहा है। चाई पुजुन कहता है डैम! मैं टाइम वेस्ट कर रहा था बैकअप के लिए और ये भी अपना मूव चार्ज कर रही थी। वाह! इसने अपना मूव चार्ज करा है इतनी देर तक। तभी सीन कट होता है। हाई लेवल हाई स्पीड में डॉज करते हुए जंगल से निकल रही थी। उसके सामने एरी फायर टनल का एंट्रेंस दिखाई देता है। हाई लेवल सोचती है बस इस टनल में घुस जाऊँ, डिडक्शन से सेफ हो जाऊँगी और हेल्प का वेट करूँगी। ट्रीज़ इसकी स्पीड से ब्लर होते जा रहे थे। एशियन फॉर्मेशन फेल होने के बाद फेंगिवान ने उसे एग्ज़ैक्टली यहाँ ही हाइड होने को बोला था। ऑलमोस्ट 100 ली दूर था।
ओके, तो ये जो टनल है 100 ली दूर है और इस बंदी को वहाँ तक पहुँचना है। अगर ये टनल में घुस गई तो फिर इसके ऊपर जो लगा एक तरीके से मार्क, ये भी मार्क होगा ये यार। इसको भी लोकेट किया जा सकता है, इसकी लोकेशन को मतलब रिड्यूस किया जा सकता है और उसके ऊपर डिडक्शन भी चालू है। तो अगर ये एक टनल में गई तो बच जाएगी। अपनी बाइनेमिंग का क्या बोले यार, बाइनेमिंग तो जा ही नहीं पा रही। उसको तो 2 बंदों ने घेर लिया प्लस एक और बंदे का वो वेट कर रहे हैं और 3 बंदे आके बाइनेमिंग को पकड़ने वाले हैं। पता नहीं बाइनेमिंग का क्या होगा? लेकिन छोड़ो, हमें तो बाइनेमिंग का तो देख लेंगे, अभी हाई लेवल का देखना है। हाई लेवल की तरफ ही सीन चल रहा था। हाई लेवल का जो लक था बड़ा सॉलिड था। एडिफायर टनल बस थोड़ा ही दूर था। ये पर्पल माउंटेन ट्रुमनार का बनाया फॉर्मेशन था जिसमें एडिफायर मटेरियल यूज़ हुए थे। ये विज़डम पावर रिडक्शन को ब्लॉक करता था इसलिए परफेक्ट हाइड आउट था। वो फुल स्पीड में भाग रही थी। टनल बस से 5 ली दूर था, तभी अचानक वो रुक जाती है। उसकी नज़र एक छोटे से वेट ट्री पे टिक जाती है। बड़ा-सा टाइट है, मतलब टाइट टाइप का था, बॉडी से मल्टीपल ब्लू ऑरा छोड़ रहा था वो ट्री। अननोन वॉइस यहाँ पे मूव करती है। अब देख पाई मेरा फॉर्मेशन हाई लाओलान, तेरा विज़न काफ़ी वीक है। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मेशन ट्रिगर हो गया। उसका व्यू फ्लिप हो जाता है, माउंटेन ग्रास सब गायब हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ डेज़र्ट था। हाई लाओलान की आँखें एकदम भाई छोटी हो गई। अब यहाँ पे इमॉर्टल फॉर्मेशन में फँसे जाना सबसे बुरा केस ही यही होता है। एनिमी होता तो एस्केप का चांस होता, पर फॉर्मेशन में तो भाई फुल ट्रैप ही होता है, उसमें कैसे निकलोगे? एनिमी होगा तो जैसे-तैसे उसे मारो, भगाओ, ये करो, वो करो, चकमा दे के निकल जाओगे। लेकिन फॉर्मेशन एक बार एक्टिव हो गई तो कहाँ से भागोगे? उसके माइंड में अब थॉट्स घूम रहे थे, उसके माइंड में डाउट्स भी थे। हाई लवलॉन सोचती भी क्या थी, मैं स्पीड में मतलब स्पीड में भले स्लो नहीं थी, फेंगनर के रूट को फॉलो भी कर रही थी। फिर एनिमी को मेरी मूवमेंट कैसे पता चल गई और फॉर्मेशन ऑलरेडी सेटअप भी यहीं पर थी। क्या फेंगीवान ने मुझे चारा बनाया एनिमी को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो खुद यहाँ से निकल सके? बूम आवाज़ आई, एक बड़ा ब्लास्ट होता है, फ्लेम्स हर जगह फैल गईं और हर जगह एक एक सॉलिड एयर वॉल्स बना के सब जगह को एकदम पीछे ढकेल दिया फ्लेम्स ने, मतलब फ्लेम की वॉल बनी थी। येलो सैंड स्मोक पूरे फॉर्मेशन में भर जाता है, डस्ट सेटल होती है, हाई लाउरन खड़ी होती है, बहुत तेज़-तेज़ साँस ले रही थी। उसका जो फेरी ड्रेस था कुछ ही मतलब चिंगारियों में थोड़ा-सा ही बचा था, यानी थोड़ा-सा ही ड्रेस बची है वरना आधी तो फट गई। हाई लाउरन एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गई। कहती है ये भी मूव फॉर्मेशन नहीं तोड़ पाया, अब क्या करूँ? उसने भी मूव चलाया था और फॉर्मेशन ने ब्लॉक कर लिया था वॉल बना के, एक फायर वॉल बना के। इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाई थी। 1 घंटे से ज़्यादा फाइट चल रही थी। उसके सारे मेथड ट्राई हो गए थे और लेकिन इफ़ेक्ट ज़ीरो था, टोटल डिसएडवांटेज में थी। अपोनेंट का फेस अभी तक नहीं पता चला था क्योंकि वो फॉर्मेशन के पीछे छुपा हुआ था। अननोन फॉर्मेशन एक्सपर्ट फिर से मूव करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तू स्ट्रॉन्ग है हाई लवलान, पर फॉर्मेशन पाथ का बेसिक भी नहीं आता तुझको। सच बोलूँ तो तेरी बैटल स्ट्रेंथ डबल हो जाए, तब भी तू मेरे सिग्नेचर फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएगी। वो खुद से प्राउड हँस रहा था। हाई लेवल के अंदर ही अंदर अब थोड़े थॉट चल रहे थे। वो सोचती है, मेरा इमॉर्टल एसेंस लो है, सब मेथड्स खत्म हो गए, यहीं मैं मर जाऊँगी क्या? मदर, मैं बदला नहीं ले पाई, हाई चिंग अभी भी ज़िंदा है, ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। तभी फॉर्मेशन एक्सपर्ट की हँसी एक तरीके से रुक जाती है। फॉर्मेशन एक्सपर्ट का था डैम इट! उसकी आवाज़ में सीधा डर था। हाई लेवल अलर्ट हो गई। क्या कहती है? एकदम क्या चांस? कुछ हुआ है क्या? अगले ही सेकंड ग्रे फॉर्मेशन वर्ल्ड ब्राइट होना शुरू हो जाता है। और स्वॉर्ड लाइट आती है, डार्क स्काई में व्हाइट स्वॉर्ड लाइन्स अपीयर होती हैं, रैपिडली बढ़ती जाती है, फिर ड्रैगन रोर आवाज़ आती है और इतनी खतरनाक रोर थी कि हाई लेवल के दिल भी हिल जाता है और उसे पता चल जाता है। तो वो कहती है ये तो वही साउंड है जिसने कुछ टाइम पहले ऑलमोस्ट उसे मार भी दिया था और ये और कोई नहीं फेंगीवान का साउंड था और उसने पता है लाइन क्यों बोली कि ये कुछ टाइम पहले उसको मार दिया था। याद है ना जब यिंगवुशी भाग रहा था, फेंगीवान यिंगवुशी को पकड़ने के लिए भाग रहा था, मारने के लिए, तो यिंगवुशी भाग के आ गया था नॉर्थर्न ट्रेंच के अंदर पर्पल माउंटेन को जगाने के लिए। तो ये वही वाला सीन बता रही है कि तब मेरे पीछे जब फेंगीवान पड़ा था ड्रैगन फॉर्म में, तो भाई कितना डर लग रहा था उसको, तो वही याद कर रही थी। अब फेंगीवान का ड्रैगन रोर तो भाई एकदम चिल्ला उठा था। हाई लॉरेन ऑलमोस्ट इमोशनल हो गई। वो कहती है फाइनली फेंगीवान आ गया और स्वॉर्ड मार्क्स के भाई स्काई को फाड़-फूड़ के एकदम घुसे जा रहे थे। ब्राइट लाइट अंदर तक भाई फ्लड हो जाती है। फॉर्मेशन एक्सपर्ट कहता है ओह नो! अंदर से तो देखो फॉर्मेशन को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन बाहर से तो तोड़ दिया जा सकता है। और नेक्स्ट मोमेंट पूरा इमॉर्टल फॉर्मेशन क्रैश होके टूट जाता है। लाइट फ़िल होती है, हाई लोरेंस स्लोली आँखें खोलती है। फेंगियन इसके बिल्कुल पास खड़ा था और साउथर्न मॉडल का फॉर्मेशन यूज़र गू इमॉर्टल, फेरी मियाओयन ब्लैक टाइग्रेस के साथ सैंडविच अटैक में फँसा हुआ था। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक टाइग्रेस, फेंगिवान ये भी आ गए हैं और फेरी मियाओयन, ये तीनों लोग आ चुके हैं। लेकिन यहाँ बाइनिमिंग अलग है। अच्छा, तो बाइनिमिंग अच्छा, यिंग वुशी भी तो अलग है। यिंग वुशी और बाइनिमिंग अलग होंगे बस।
तभी हाई लॉलन कहती है आई एम सेफ, वो फाइनली रिलैक्स होती है। डेथ फ्रॉम का क्लोज एस्केप, ऐसा शॉक उसको निकलता है क्योंकि डेथ एकदम सामने थी, अचानक से एस्केप कर गई वो। पर खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, उसकी रूथलेसनेस नेचर किक करती है। वो फेंगिवान को एक ग्लेंस देती है, फिर तुरंत ही ग्राउंड पर क्लोज लेग्ड बैठ जाती है और हीलिंग स्टार्ट करती है। उसके इंजरीज हैवी थे, ये क्लियर था कि वो बस एक स्टेप में बस मरने ही वाली थी, लेकिन अब फेंगिवान आ गया तो बच गई। फेंगिवान हेल्प नहीं करता, उसके पास हीलिंग के लिए बस मैन एज़ बिफोर था। अगर फेंगिवान खुद इंजर्ड होता तो वो एशियन डेसर्ट बीस्ट से ट्रांसफॉर्म होकर हील हो सकता था, पर हाई लेवल के लिए ऑप्शन ही नहीं था। अब बैटल देखते हैं, बैटल फिनिश होती है। फेरी मियाओयन प्लस ब्लैक टाइग्रेस दोनों रैंक 7 थे। फॉर्मेशन पाथ एक्सपर्ट जो रैंक 7 था उसको भाई मार रहे थे। वो क्लोज कॉम्बैट में वीक था और फेंगिवान ने उसकी फॉर्मेशन तोड़ के उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश दिया था। और एक तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन इंजरी का और अटैक का, तो भाई वो एक तरीके से डेड ही हो गया, ख़त्म ही हो गया, क्योंकि दोनों ने लास्ट में अटैक कर दिया, ब्लैक टाइग्रेस ने और फेरी मियाओयन ने, क्योंकि वो भी रैंक 7 है। तुम बोलोगे ब्लैक टाइग्रेस यानी व्हाइट रैबिट, वो रैंक 7 कहाँ थी? तो देखो व्हाइट रैबिट रैंक 6 है, लेकिन जब वो पागल हो जाती है, इसकी दूसरी पर्सनैलिटी बाहर आती है, तब वो रैंक 7 बन जाती है ब्लैक टाइग्रेस, ठीक है? आगे देखते हैं। रैंक 7 फॉर्मेशन पाथ एक्सपर्ट रेयर होते हैं, तो फेंगिवान ने उसके कॉर्प्स को स्टोर कर लिया, अभी मर्ज नहीं किया था। फेंगिवान आगे कहता है चलो बाइनेमिंग को सपोर्ट देना है अब। सही बात है, बाइनेमिंग ही बची है और यिंगुइशी बस। सिचुएशन टाइट थी, थोड़ा भी डिले होता तो पूरा साउथर्न बॉर्डर स्क्वाड उन्हें सराउंड कर सकता था, इसलिए कॉप्स मर्ज डिले करके सब लोग अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर निकल पड़े थे। बाइनेमिंग की बैटल में सीन देखते हैं, सीन शिफ्ट होता है बैटल बाइनेमिंग का। जब वो लोग वहाँ पहुँचे, पूरा एरिया आइस और स्नो वर्ल्ड में बन चुका था। बाइनेमिंग बाईशियांग फॉर्म और एक आइसी स्नो पीक पर स्टैंड कर रही थी और उसके अपोनेंट 1-2 तो भाई क्या बोले, 2 मर चुके हैं और 1 इंजर्ड था। सोलो मतलब अकेली बंदी ने 1v3 कर दिया था और जीत भी गई थी। इंजर्ड एनिमी डर के मारे बोलता है। साउथर्न बॉर्डर का जो इमॉर्टल था वो डर के मारे कह रहा था, ये भाई श्याम किलर मूव जो कभी साउथर्न बॉर्डर का मतलब एकदम हुआ करता था, अब बाइनेमिंग के पास कैसे है? वो रिट्रीट कर रहा था। फिर होराइज़न में अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल देखता है तो उसकी होप ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अब भाई कहता है कि ज जब वो बंदा भाग रहा होता है ना, तो जब उसको दिख जाता है होराइज़न में कि भाई अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या होता है, फेंगिवान उसका पीछा नहीं करता, वो सीधा बाइनेमिंग को पिक करता है और यहाँ से निकल जाता है। अभी वो लोग एक तरीके से फिगिटिव थे, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सके थे, और अगर जो इंजर्ड रह गया कोई उनके साथ है और ऐसे छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। उनके पास ऑब्वियसली कोई एस्केप मेथड बस जो था कि भागने वाला ईगल के द्वारा वही था और कोई ज़्यादा नहीं था। इसलिए उन्हें इंस्टेंटली यहाँ से निकलना था, और अगर ये मारने-मुरने में वेट करवाते तो फिर और देर लग जाती। ईगल डायरेक्शन चेंज करता है वेस्टर्न डिज़र्ट की तरफ। बाइनिमिंग बाईशियांग मूव कैंसल करते ही कोलैप्स हो जाती है। ये मूव इंसेनली पावरफुल था, पर इमॉर्टल एसेंस प्लस मेंटल लोड दोनों का ब्रूटल लेवल पर ड्रेन करता था, यानी बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी खाता था। अगर वो इंजर्ड साउथर्न बॉर्डर गो इमॉर्टल थोड़ा और फाइट करता तो शायद उसे पता चल जाता कि बाइनिमिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुकी है और वो हारने वाली है। लेकिन फिर भी यार बाइनिमिंग ने 1v3 करके 2 बंदों को मार भी दिया और एक बंदे को ऐसी हालत कर दी कि भागने पे मजबूर हो गया वो। और भाग ही रहा था तभी वो ईगल आया है, ऐसा नहीं कि ईगल को देख के भागा, नहीं, पहले से ही भाग रहा था वो बंदा। वो इंजर्ड बंदा जो साउथर्न बॉर्डर का इमॉर्टल था, वो इतना इंजर्ड वाला बंदा जो था भाई, इतना डर गया था 22 शांग वाले मूव से, इतना डरा हुआ था कि कंटिन्यू फाइट करने की तो हिम्मत ही नहीं बची थी। 22 शांग मूव स्कैरी लेवल का चीज़ थी, यूज़र का एक छोटा सा फ्रेगमेंट भी बचा रह जाए तो वापस रिवाइव हो सकता है बंदा। जैसे बाइनेमिंग की अगर एक उँगली भी बच गई ना, तुमने पूरी बाइनेमिंग खत्म कर दी लेकिन एक उँगली भी बच गई तो पूरी की पूरी रिवाइव हो जाएगी। मतलब प्रैक्टिकली व्हाइट मॉन्स्टर जिसके अगेंस्ट मान लो कि इंस्टेंट के लिए एक ऑप्शन है, पूरा खत्म कर दो एक ही बार में तो ही कुछ हो सकता है योरिची की तरह, वरना तो भाई तुम गए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम उसे हरा सकते हो या कुछ ऐसा। योरिची डीमन स्लेयर याद होगा तुम्हें, वही उसकी बात कर रहा हूँ कि एक ही मूव में खत्म कर दो, जैसे मुजान को मारा जाए वैसे टाइप का। आगे देखिए, बाइनिमिंग ने जैसे केयर मूव कैंसिल किया वो डायरेक्ट अनकॉन्शियस गिर गई। अगर फेंगिवन टाइम पे ना आता तो मेंटल थकावट की वजह से वो तो मर ही जाती। फेंगिवन ने विजडम पाथ नॉलेज से उसका साइड इफेक्ट हील कर दिया था। बाद में अपर एक्सट्रीम हेवन लीगल ऑलरेडी लाख ली यानी बहुत ज़्यादा दूर उड़ चुका था, फ्लाई कर चुका था जब बाइनिमिंग स्लोली जागती है। बाइनिमिंग कहती है तू मुझे बचाने आया था क्या? उसकी टोन में ज़ीरो पोलाइटनेस थी, सिर्फ शॉक था। वो फेंगिवान की नेचर को परफेक्टली जानते थे, उससे रेस्क्यू की उम्मीद ही नहीं थी। हाई लेवलन पहले ही डाउट कर चुकी थी, शायद फेंगिवान ने उसे सैक्रिफाइस किया है। बाइनेमिंग तो सीधा ही उससे पूछ ही रही है मुँह पर,
तू मुझे मतलब बचाने आया कैसे हो सकता है? फेंगिवान डेफ़िनेटली सबको मतलब चारा बनाकर खुद भाग गया होगा, यही सबके माइंड में था। फेंगिवान तो भाई एक्सप्रेशनलेस था। फेंगिवान कहता है सिचुएशन तुम सोच रही हो उससे ज़्यादा सीरियस है। हम सब एक तरीके से इन्वेस्टिगेट किलर मूव के अंडर हैं, इसलिए एस्केप करते वक़्त हम सब साउथर्न बॉर्डर के इमॉर्टल के रेडार में आ गए। वो दावमार्क डिटेक्शन से कुछ गेस कर सकता है, पर एग्ज़ैक्ट ओरिजिनल दावमार्क काउंट होने की वजह से कन्फर्म नहीं कर पाता है। पर एनिमीज़ के मूव से वो क्लियर समझ गया। सब लोग इन्वेस्टिगेशन मतलब एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और क्या पता मार्क भी हो चुके हैं और ज़्यादातर चांसेस है कि मार्क हो गए हैं सारे के सारे। तो बाइनिमिंग कहती है यहाँ पे कौन था? तू शैडो सेक्टर लीडर है, पर्पल माउंटेन की इनहेरिटेंस तेरे पास है, तू भी तो ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता? तो फेंगमैन कहता है ट्राई किया था पर मेरे पास सारे इमॉर्टल गो नहीं है, काफ़ी बैटल में तो लॉस्ट ही हो चुके हैं। हाई लेवल के दिमाग में इंस्टेंटली एक थॉट आया, लांग या सेक्ट अगर इमॉर्टल गो कम है तो रिफाइन करवा और फेंगिवान का वहाँ का एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वहाँ के लिए। और सच भी यही था कि फेंगिवान ने एक्चुअली सिक्स्थ ईयर से कनेक्ट किया था जब वो उन्हें रेस्क्यू करने जा रहा था। पर सिक्स्थ ईयर ने उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट ही नहीं किया और बोला पहले यंग विशी को बचाओ। इसलिए फेंगिवान को उन लोगों को भी एक तरीके से बचाना पड़ा। हो सकता है कि फेंगिवान छोड़-छाड़ के भाग जाता, पक्की बात है। सिक्स्थ ईयर कोऑपरेट नहीं कर रहा था तो फेंगिवान इनडायरेक्टली मान लो लांग या सेक्ट स्पिरिट के पास गया। अब लांग या सेक्ट से बात करना ईज़ी हो गया था, बस सेक्ट कंट्रीब्यूशन चाहिए थे। फेंगियो ने पर्पल माउंटेन इनहेरिटेंस का कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया। पॉइंट्स स्काई हाई हो गए। उसके बदले लांग या सेक्ट स्पिरिट खुद इमॉर्टल को रिफाइन करने को रेडी हो गया और लैंड स्पिरिट ने ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल यूज़ करा क्योंकि हेरी मैन हेवन एंड अर्थ स्टाइल हेवेंस विल के इनहेरिटेंस में फेल हो सकता था। इसलिए रिफाइनमेंट स्टार्ट हो चुका था पर इमॉर्टल को क्रिएशन फास्ट नहीं हो रहा था, यानी स्लो-स्लो क्रिएट हो रहा था, रिफाइन स्लो हो रहा था। फेंगियोन की वॉइस हैवी हो जाती है। फेंगियोन कहता है सिचुएशन और मेसी है। मुझे लगता है हेवेली कोर्ट ने साउथर्न बॉर्डर राइटियस पाथ के साथ टीम अप कर लिया है। साउथर्न बॉर्डर को बस टूल की तरह वो यूज़ करे जा रहा है। इसलिए मुझे उनके इमॉर्टल्स मतलब ज़्यादा डेंजरस नहीं लगते, लेकिन जो हेवेनली कोर्ट है भाई उसकी एक्जिस्टेंस ही सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। और क्या पता वो उनका कोई एक्सपर्ट या वो खुद हेवेनली कोर्ट एम्बुश करने का वेट कर रहे हों, कहीं बैठे हों घात लगा के। अब यहाँ से इसी के साथ शीन को यहाँ पे शिफ्ट करा जाता है। स्ट्रॉन्ग वाइंड तेज घूम रही थी। नीचे ना लश माउंटेन के पीछे जो एकदम ऐसे ना एलिफेंट और एंडलेस झुंड यहाँ पे मूव हो रहा था। सीन देखने में बड़ा सुंदर था, लेकिन अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की बैक पर जो फेंगिवन और उसकी टीम बैठी थी, वो बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि सीन को एन्जॉय किया जाए। एन्जॉय मतलब करा जा सके। सिचुएशन डेंजरस थी। साउथर्न बॉर्डर के सारे राइटियस पाथ गो इमॉर्टल्स उसका पीछा कर रहे थे। ऊपर से कुछ लोन इमॉर्टल्स और डेमोनिक कल्टीवेटर भी मौके का एक तरीके से नज़र मार रहे थे कि उन्हें मौका मिले वो आ जाएँ। उनके लिए रैंक 8 को इमॉर्टल या इमॉर्टल को हाउस से टकराना मतलब डेथ विश थी। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ पे हेवनली कोर्ट था क्योंकि वही वो एम्बुश कर सकता है, कहीं से भी टपक जाएगा, या तो वो टपक जाएगा या तो उनका कोई बंदा। हेवनली कोर्ट सुपर फॉर्मेशन लेके निकल चुका था। एक्चुअल रीज़न उन्हें नहीं पता था, पर फैक्ट यही था कि हेवनली कोर्ट का डेंजर कहीं न कहीं से तो आएगा ही और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। फेंगिवान का गेस मतलब एक तरीके ये भी था कि क्या पता हाई लेवल बाइनिमिंग मतलब एक तरीके से उनके ऊपर मार्क हो तो इनके ऊपर से भी दिक्कत है। इनको अकेले छोड़ा नहीं जा सकता। फेंगिवान के तो ऊपर देखो कन्फर्म मार्क है, उसके ऊपर मार्क है, उसको तो ढूँढ ही लेते हैं। लेकिन अगर इसने इन इन सबको छोड़ा तो इन ये लोग खत्म हो जाएँगे क्योंकि इनके ऊपर भी मार्क लगा हुआ है। फेंगिवान के गैस को हाई लॉगन और बाइनिमिंग ने एग्री भी किया था। सब अब एक तरीके से हेवनली कोड की जगह होते तो वो भी यही करते। साउथर्न बॉर्डर वाले इमॉर्टल्स को लीक करके उनको इस्तेमाल करना एक मूव था, पर डेफ़िनेटली कुछ हिडन ट्रैप्स भी छोड़े गए होंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि उन हिडन कार्ड्स का कोई पता नहीं था और अननोन हमेशा के लिए एक तरीके से बहुत ही बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है। जब हमें पता ही ना हो कि अटैक होने वाला है, बस बस देखो कहाँ से अटैक होगा, कैसे अटैक होगा, बस इतना है कि अटैक हो सकता है, इसलिए अननोन प्रेशर, एक अननोन एनिमी ऐसे टाइप का। जैसे एक ब्लेड हेड के ऊपर लटक रहा हो और कभी भी गिर सकता है। वेस्टर्न डिज़र्ट भाग भी जाए, हेवनली कोड का ट्रैप फ़ॉलो कर सकता था, इसलिए फेंगियोन सोचता हुआ कहता है हेवेंस विल एक्सटर्नल ड्रीम रेलम में घुस सकता है। मैं ड्रीम एक्सप्लोर करके उल्टा अपने सीक्रेट को एक्सपोज कर रहा था। डार्क लिमिट और फेमिलियर फेस यूज़ करके सोचा हेवेंस विल को डिसीव कर रहा हूँ, पर ये तो मेरे ही बिगेस्ट मिस्टेक निकली थी। क्योंकि भाई डार्क लिमिट भी यूज़ कर ले तब भी वो ड्रीम रेलम के अंदर अगर घुस गया तो डार्क लिमिट काम ही नहीं करेगा और उसका जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। ईगल की बैक पर खड़ा फेंगिवान ने रिवर्सफुल प्रोटेक्शन सील को ऑफ कर दिया था। मेंटेन करना बहुत ही कॉस्टली था, इसलिए ऑफ कर रखा था। वो लगातार इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज़ कर रहा था और 3 मतलब 3 ब्रेथ फ्यूचर विज़न तक को यूज़ कर रहा था ताकि अगर कोई भी 3 सांसों के अंदर दिक्कत हो तो उसे पता चल जाए। साथ ही अपनी गलतियों पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा था।
गलती सबसे मतलब सबसे बड़ी चीज़ होती है। इवन रैंक 9 वल्नरेबल से भी गलती हो जाती है। जो इम्पोर्टेंट है वो है कि गलती समझकर उसको फ़िक्स करना। अगर उसे पहले पता होता तो वो ड्रीम इलेवन को कैज़ुअली एक्सप्लोर नहीं करता। अब सोचा तो बहुत सारी हेवंसविल की अरेंजमेंट्स सामने आ रही थी। जैसे जायंट ड्रीम इलेवन से वाटर पाथ और फॉर्मेशन पाथ और डार्क पाथ का ग्रैंड मास्टर लेवल मिला। पर जो चाहिए था वो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन पाथ और टाइम पाथ का, वो बूस्ट एक तरीके से कहाँ मिला? वो नहीं मिला। इन्फॉर्मेशन पाथ स्ट्रॉन्ग होता तो इमॉर्टल गू के बिना भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। टाइम पाथ तो वैसे भी बस ऑर्डिनरी लेवल पर अटका हुआ था। अगर वो इंक्रीज़ होता तो भाई हाई फैन की इनहेरिटेंस के साथ कंबाइन होता और फेंगमोन का बेटर स्ट्रेंथ भाई हैवी जंप मार जाता, क्योंकि जो उसकी मेन चीज़ यहाँ पे है वो है मतलब ये इन्फॉर्मेशन पाथ तो मिल ही जाए, लेकिन अगर टाइम पाथ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन अगर मान लो टाइम पाथ या इन्फॉर्मेशन पाथ ना भी बढ़ता तो एटलीस्ट अगर उसका उसका ना स्वॉर्ड पाथ या रिफाइनमेंट पाथ या लक पाथ या सोल पाथ ये भी बढ़ जाता, ग्रैंड मास्टर लेवल मिल जाता, तो भी बहुत बढ़िया हेल्प हो जाती, स्पेशली स्वॉर्ड पाथ में, क्योंकि उसके पास जानते हो ना स्वॉर्ड वाले कितने बढ़िया-बढ़िया वाले गू हैं। बो क्विन के गू पड़े हैं इसलिए। फेंगयुआन के पास काफ़ी स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू थे, प्लस बो क्विन की इनहेरिटेंस थी। अगर स्वॉर्ड पाथ ग्रैंड मास्टर टच कर लेता तो उसका बैटल पावर क्रेज़ी लेवल तक जंप करता, पर कुछ भी नहीं मिला। फेंगयुआ सोचता हुआ कहता है, ड्रीम रेलम के लास्ट फेज में सिर्फ वेड और एब्सगार्ड ड्रीम आए थे। हेवेंसविल ने ड्रीम रोटेशन को कंट्रोल कर लिया, शायद इसलिए मैं और प्रोग्रेस ना कर पाऊँ। 500 साल वाली पहली लाइफ में कहीं भी हेवेंसविल के ड्रीम एक तरीके से क्वांटिमाइंड करने का ज़िक्र नहीं था, यानी एक तरीके से उसे पता ही नहीं था पिछली लाइफ में जब वो 500 साल का एक्सपीरियंस उसके पास चल रहा था ना, उस वाली लाइफ में ना उसको पता ही नहीं था कि हेवेंसविल ने भी कुछ ऐसा रोटेशन करा होगा या कुछ उँगली करी होगी ऐसा कुछ, उसे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब उसे पता है ना हेवेंसविल क्या है। हो सकता है ये सीक्रेट उसकी पहली लाइफ में डिस्कवरी ना हुआ हो, और ज़्यादा लाइकली ये स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा ने रीबर्थ के टाइम हेवेंसविल ने उसकी मेमोरी थोड़ी-सी एक तरीके से वीक कर दी, ट्विक कर दी हो, जिससे उसे पता ना चला हो। डार्क लिमिट इमॉर्टल गो तो चला गया। अब हम सब हेवेंसविल के सामने एक्सपोज़्ड हैं। गुड थिंग ये है कि ईगल की स्पीड इंसेन है। हेवेंसविल को ज़्यादा स्टेप एक तरीके से सेटअप करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हेवेंसविल जहाँ पे हम रुकेंगे वहाँ सेटअप करता है, तब जाके कुछ होता है। साउथर्न बॉर्डर राइटियस पाथ, हेवनली कोर्ट और हेवेंसविल तीनों तरफ से चेस चल रहा था। ट्रैप और एक तरीके से इंटरसेप्ट चल रहा था। पर फेंगियन पैनिक नहीं कर रहा था। वो कामली प्लान कर रहा था कि इस मैच में अपनी जान कैसे बचाएँ। 88 रॉन्ग बिल्डिंग टूटने के बाद से ही वो मेंटल प्रेशर में पड़ चुका था और एक्सपोज़ अब हुआ है। ये पहले होता तो डेंजरस होता। अब उसके पास हिडन कार्ड्स हैं और मैटर बस उनको कैसे प्ले करना है उसका फ़र्क पड़ता है। विज़डम पाथ एक्टिव है, थॉट्स फ्लिकर हो रहे थे, जो भी इसके सिनेरियोज़ होते हैं ना वो क एक तरीके से कैलकुलेट हो रहे थे कि ये वाला करना है, वो नहीं करना है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब हर तरह के थॉट उसके अंदर आ रहे थे, कैसे बचा जाए मिनिमम कॉस्ट पे। तभी बाइनिमिंग कहती है, साउथ ईस्ट से इमॉर्टल गो हाउस आ रहा है, उसकी लॉन्ग रेंज इन्वेस्टिगेशन फेंगिवान की फ्यूचर विज़न से भी बेटर थी। म्याओ, ये जो फेरी म्याओयन थी वो कहती है हाँ, मुझे भी दिख रहा है। वो क्लैन का फ्लाइंग सैंड पवेलियन है और स्पीड देखकर तो भाई लग रहा है क्रेज़ी फ़ास्ट है वो। फ्लाइंग सैंड पवेलियन साउथर्न बॉर्डर का फास्टेस्ट इमॉर्टल गू हाउस में से एक था, ईगल से भी तेज़। अगर वो सीधा एस्केप ट्राई करते तो पक्का वो पकड़े जाते, इसलिए टेढ़ा-मेढ़ा भागें तो कहीं बच पाएँगे। बट फेंगयुआन प्रिपेयर्ड था, उसने सबको एशियन बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल प्रैक्टिस करना रखा था, एक तरीके से करवा रखा था। पहले चीक्यूयू ने डिस्टर्ब किया था, पर अब तक सब एक जगह इकट्ठा हुए थे, फॉर्मेशन फिर से यूज़ हो सकता था। फ्लाइंग सैंड पवेलियन माउंटेन्स के बीच से ग्लाइड हो रहा था, अर्थपाथ के दावमार्ग से स्पीड बूस्ट मिला था। इनसाइड सिर्फ हाई एक तरीके से हुओ क्लैन नहीं, सिर्फ एक मान लो कि एक रैंक 8 भी था जिसका नाम था शांग वूज़ी, जो कि शायद शांग क्लैन का हो सकता है। सडनली शांग वूज़ी को फ़ील हुआ फेंगयुआन का जो ग्रुप है उसकी प्रिपरेशंस एक तरीके से हुई और अचानक से वो गायब हो गया। यानी फेंगयुआन ने वहाँ पे आके कुछ करा और वो पूरे के पूरे जितने भी टीम थी सब गायब हो गई। शांग वूजी जो रैंक 8 का बंदा था वो कहता है एशियंट फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल, उसके माइंड में इंस्टेंटली साउथर्न बॉर्डर का मैप एक तरीके से फ्लैश हुआ। पॉसिबल रीअपीयरेंस पॉइंट कैलकुलेट हुए, सब जगह ऑलरेडी राइटेस्ट पाथ मॉडल खड़े थे। अब यहाँ पे बताते हैं, वो कहता है कि वूयोंग का प्लान बढ़िया है, उसने बोला था, पर फिर उसकी आईब्रोज थोड़ी सी टाइट हो गई। वो कहता है कि जो सेटअप है फेंगयुआन को पुश करता है नॉर्थ वेस्ट ले जाने पर, शायद वो नॉर्थ वेस्ट ही जाएगा जहाँ वूयोंग खुद ही वेट कर रहा हो। तो शायद अब फेंगयुआन का सामना वूयोंग से होगा। क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइन टैनी बैम्बू फास्टेस्ट था, पर वूयोंग के टाई क्लैन का बीकन टावर यूज़ करके पहले ही पहुँच चुका था। साउथर्न बॉर्डर के बीकन टावर से बनाया हुआ ये स्पेशल इमॉर्टल गु हाउस पूरे रीजन में एक जायंट ट्रैप फेंस बनाने के लिए की था। फेंगयुआन का जो ग्रुप था एक बड़ी मछली था और ये जो नेट था बहुत बड़ा था और एकदम टाइट हो रहा था कि एकदम तैयार रहे फेंगयुआन को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखते हैं एक शूश आवाज़ आई। क्लियर स्काई के नीचे 4 सिल्यूटियस टेलीपोर्ट होके अपीयर हुए, यानी कुछ लोग अपीयर हुए और कोई नहीं, ये फेंगयुआन और उसकी टीम थी। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल एक्टिवेट करके यहाँ पे रीअपीयर हुए थे।
तभी ये लोग ना मतलब इन लोगों ने देख भी लिया ना कि यहाँ पे ये लोग फँस चुके हैं। अब ये लोग बातें करने लग गए, कहने लग गए कि दिस इज़ द ऑलरेडी 5th टाइम, ये 5वीं बार हम यूज़ कर रहे हैं और दाँव-माँग काफ़ी ज़्यादा बन हो चुके हैं। तीसरे ने बोला एनिमी हमें एग्ज़ैक्ट ट्रैक कर रहा है हमारी लोकेशन को, पूरे नेट की तरह एकदम सराउंड, चेस और इंटरसेप्ट करा जा रहा है हमें। क्या डायरेक्शन चेंज करके उनको कन्फ्यूज़ करें? बाइनिमिंग और उसकी टीम टेंशन में बात कर रही थी। फेंग ने हेड शेक किया और कहा, रूट प्रॉब्लम वो इन्वेस्टिगेट किलर मूव है, जब तक वो रिमूव नहीं होता, वो हमें पकड़ ही लेंगे। अब बस एक ही टारगेट है, मतलब सेकंड का भी फ़ायदा उठाओ और इस नेट से निकल के वेस्टर्न डिज़र्ट रीच करो। वेस्टर्न डिज़र्ट में हेवनली कोर्ट इतना ईज़िली लोकल राइटर्स पाथ को मोबिलाइज़ नहीं कर सकता था। तभी बंदा अपना फेंगिवन कहता है गो। फेंगिवन ने फुल स्पीड से ईगल को रिलीज़ करा और ऑर्डर दिया कि फुल स्पीड से भागे। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल का ट्रू इनहेरिटेंस मतलब एशिएंट जो वर्ज़न है, वो इनसेन रेंज को कवर कर सकता है, पर यिंग बुशी का जो वर्ज़न था एक तरीके से इनकम्प्लीट था और बैटल में कोर इमॉर्टल को डैमेज हो चुका था। अब जो वर्ज़न वो यूज़ कर रहे थे अभी के टाइम पे वो इनकम्प्लीट था, तो इतना दूर का रेंज कंप्लीट नहीं करता। रेंज कम है और उससे भी बुरा पार्ट ये है कि भाई उसने ना दाव-मार्क जला लिए हैं, तो अब दाव-मार्क ही पूरे नहीं है तो यूज़ कहाँ से कर पाएँगे? थोड़ी देर फ्लाई करते हुए वू योंग का वॉइस एकदम से भाई आता है, वू योंग कहता है शैडो सेक्टर रिमेनेंस हाँ, कहाँ भाग रहे हो तुम? फ़ेरी मियाओइन का फेस एकदम से व्हाइट पड़ गया। फेंगिवन कहता है चिल, ये सिर्फ़ वाइंड विस्पर इमॉर्टल गू है। इसका रेंज ह्यूज होता है, इमॉर्टल एसेंस वेस्ट करो तो पूरा साउथर्न बॉर्डर ही कवर हो सकता है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तुरंत ही दिख गई। क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइन टाइनी बैम्बू बिल्डिंग होराइज़न में एकदम से फ्लैश होती है। रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस और स्पीड लिटरली टेरिफाइंग थी। ईगल फर्स्ट रेट फ्लायर था, फिर भी डिस्टेंस बहुत ही जल्दी कम होते जा रहा था। वो जो हाउस था वो बहुत स्पीड से फेंगिवन के पीछे आ रहा था। फेंगिवन इंस्टेंटली चिल्लाते हुए कहता है ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल अभी यूज़ करो नाउ। ईगल को स्टोरेज में डाला और फॉर्मेशन एक्टिवेट करा और 4 इमॉर्टल एकदम से ब्लिंक में गायब हो गए। पर नेक्स्ट मोमेंट जहाँ पे वो अपीयर हुए सबके फेसेस वापस से डार्क पड़ गए। बंदे कहते हैं ये क्या? इतनी छोटी जंप, पहले के 10% तक भी नहीं गए। फिर से वू योंग की वॉइस उनके कान में गूंजी। दोबारा से वू योंग कहता है तुम मेरे एयरलॉक में फँस चुके हो। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल अब काम ही नहीं करेगा और जैसे ही मतलब उसने बोला, उसने प्रूफ भी दे दिया क्योंकि क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग होराइज़न में दोबारा से अपीयर हो गई। उन्होंने दोबारा देख लिया उसको। शैडो सेट की टीम के ऊपर जैसे ह्यूज रॉक गिर गया हो। डेंजर का भाई वेट इतना इंसेन था कि सबको फ़ील हो रहा था। रैंक 8 गू इमॉर्टल वू योंग प्लस रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग अब उनके सामने थी। ये कॉम्बो एब्सोल्यूट नाइटमेयर था। तभी शैडो सेट के जो बाकी लोग थे यानी बाकी मेंबर थे एकदम से चिल्लाकर बोले, "क्या? एयरलॉक? ये कब लगा हमें?" दूसरा बंदा कहता है, "मुझे तो कुछ फ़ील ही नहीं हुआ ये कब लगा हमें।" शैडो सेट वाले तो शॉक में आ गए। अगर टेलीपोर्ट का रिज़ल्ट इतना ट्रैश होता तो उन्हें लगता वू योंग बस एक तरीके से साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। रैंक 8 के मूव को अंडरएस्टिमेट करना स्टुपिडिटी होती। वू योंग की जो सीनियरिटी थी लो थी पर नॉलेज प्लस टैलेंट भाई वुडू शू की लेगेसी के बराबर था। कॉम्बो डेडली था। फेंग का फेस टाइट हो गया था। उसके माइंड में एक ही बात चल रही थी, एयरलॉक का मैकेनिज़्म क्या है? और ड्यूरेशन कितनी होती है? इस मूव की वीकनेस कैसे ढूँढूँ? ब्रेन फुल स्टॉर्म मोड में चला गया था, टाइम लेस था और भाई लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन चल रही थी। क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइन टाइनी बैम्बू बिल्डिंग और क्लोज़ आ रही थी। वू योंग की हँसी हवा में गुनगुना रही थी। वो क्लियरली फेंगिवान को सोचने का मौका नहीं देने वाला था। सिचुएशन अल्ट्रा टाइट और डिसीज़न अभी लेना था। फेंगिवान ने तुरंत ही कमांड दिया, "सब मेरे इमॉर्टल प्राइमेसी में आ जाओ।" टीम कहती है, "क्यों? क्या हुआ?" फेंगिवान ने स्ट्रेट कहा, "तुम सब वीक हो। रैंक 8 से फाइट करने जाओगे तो पक्का मरोगे। अंदर आ जाओ, एयरलॉक को एनालाइज़ करो और वीकनेस जल्दी से ढूँढो। तुम लोग वीकनेस ढूँढो, मैं अपने आप को सँभालता हूँ और अपने आप को बचाता हूँ जिससे तुम लोग भी बचे रहोगे।" एंट्रेंस ओपन कर दिया। 1-2 सेकंड के ऑकवर्ड एक्सचेंज के बाद हाई लॉलन सबसे पहले अंदर चली गई। उसे डर था फेंगिवान मतलब एक तरीके से ट्रीटी यूज़ करके उसे बेट बना देगा, पर फेंगिवान ने ऐसा कुछ नहीं करा, उल्टा सबको सेफ रखने के लिए उसने अपना प्राइमेसी ओपन कर दिया। पेरी मियाओयन और ब्लैक टाइग्रेस थोड़ी-सी हेजिटेट करके फॉलो किया। शैडो सेट लॉयल्टी प्लस फेंगिवान का लीडरशिप फैक्टर अब मैटर कर रहा था। सिर्फ बाइनेमिंग रुक गई, फेंगिवान के लिए नहीं, उसकी आँखों में वू योंग से फाइट का थ्रिल चमक रहा था। अबे पागल औरत है ये, रैंक 6 है और रैंक 8 से लड़ने का सोच रही। अबे पेंगुइन तो बच भी जाएगा भाई, उसके पास रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील है, तू कैसे बचेगी? रैंक 6 माना वो बाई शियांग वाला जो उसका मूव है, रैंक 7 तक ताकत दे देता है लेकिन हाँ, मर नहीं सकती है। हाँ, अगर इसने बाई शियांग वाला मूव वो चालू करा तो ये मरेगी नहीं। लेकिन कब तक? 5 मिनट में वो इसको 10-50 बार मार देगा वू योंग इसको और तब तक इसका एसेंस खत्म होगा और ये भी खत्म हो जाएगी, इसलिए दिक्कत वाली बात है। क्या ये पागल औरत है भाई, कुछ भी रैंक 8 से बढ़ने का थ्रिल जाग रहा है इसके अंदर। वो लाइफ में एक्साइटमेंट चेज़ करती थी, जैसे फेंगिवन को इमॉर्टैलिटी पसंद है, वैसे उसको चेज़ पसंद है, वो भी ये फाइट का।
फेंगयुआन तो इरिटेट हो गया। फेंगयुआन कहता है स्टूपिड मत बनो, बाई शियांग फॉर्म हो या कुछ भी हो, वू योंग तुम्हें एक ब्लिंक में ही फिनिश कर देगा। बाई निमिंग ने भाई अनॉयड हो गई, एकदम से ताना सा मारा, फिर वो इमोर्टल प्राइमेसी के अंदर एंटर कर गई। एंट्रेंस जो एंट्रेंस थी वो क्लोज हो गई। फेंगयुआन ने ईगल को फुल स्पीड में एस्केप मोड में पुश कर दिया कि अब भागो, अब बस एक ही चीज़ भगी है, भागो। वू योंग पीछे है, भागो बस। वू योंग की आवाज़ पीछे से आई। वू योंग कहता है, "फेंगयुआन, तुम सच में जीनियस हो। इतने टाइम तक वू यीहे बनकर मेरे क्लैन में घुसकर बैठे रहे। अगर तुम असली वू ये होते, कितना अच्छा होता।" वो सच्ची वाले मतलब एक तरीके से अब सच वाला रिग्रेट कर रहा था, सच वाला रिग्रेट टोन में बोल रहा था। आगे फेंगयुआन भाग रहा था, पीछे वू योंग चेस कर रहा था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल डेस्परेट मोड में फुल स्पीड में भागे जा रहा था, पर क्लियर जेट ड्रिपिंग वाइन टाइनी बैम्बू बिल्डिंग भाई उससे भी ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत स्पीड से कम हो रहा था। रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस का पावर लेवल अलग ही होता है, प्लस इमॉर्टल गू हाउस थकता नहीं है, ऐसा जितना दो तो वो इन्फिनाइट भागेगा भाई। ईगल थक जाएगा पर तब तक चेस खत्म हो चुकी होगी। फेंगयुआन ने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करा, स्पीड एक तरीके से मैच इम्पॉसिबल था। वो पीछे मुड़कर एकदम भाई चिल्लाया, "जो भी और बंदा साथ लाया है, सारे बाहर ला।" वू योंग एकदम कैजुअल स्माइल के साथ कहता है, "रिलैक्स, मैं अकेला ही आया हूँ।" और बिल्डिंग एक्टिवेट कर दी। बैम्बू लीव्स एरो बनकर फेंगयुआन की तरफ बरसने लग गए। फेंगयुआन ईगल को मैं एकदम भाई शार्प वाले टर्न देता है, ट्विस्ट करता है और डॉज करवाता है। स्मूथ और कंट्रोल्ड और परफेक्ट ये मतलब चीज़ें चल रही थी उसकी जो डॉज करना होता है। वू योंग ने प्रेज़ भी किया। वू योंग कहता है, "फ्लाइंग स्किल तो सॉलिड है, एन्स्लेमेंट पाथ भी तेरा कमाल का है।" पर फेंगयुआन को तुरंत ही बहुत अजीब फ़ील हुआ। हल्का-सा हवा और जो उसकी जो लेयर थी, उसके अराउंड ही एकदम फ़ील हो रही थी। ऐसा लग रहा था उसके आस-पास थोड़ी-सी हवा ज़्यादा घूम रही है उसके आस-पास। अभी वो वीक थी, पर ग्रो हो रही थी। ईगल के वाइंड्स मतलब जो विंग्स थे ना, उनके ऊपर भी वाइंड लग रही थी। ब्लू वाइंड के जो कुछ ऐसा-ऐसा लग रहा है, कुछ चिपक सा रहा है। स्पीड भी धीरे-धीरे कम हो रही थी। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, "कंटीन्यूअस डॉजिंग प्लस हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ईगल कर्व मूव कर रहा है, पर टाइनी बैम्बू बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन में आ रही है। ऊपर से ये वाइंड लैंप एयर लॉक का कुछ हिस्सा सा कर रहा है। हम पे एयर लॉक लगा है और हमारे जो इस पे पंख है, इसके ऊपर भी कुछ लग गया है। लगता है कुछ तो दिक्कत होने वाली है।" अटैक हिट नहीं कर रहे थे, पर इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा था इनके ऊपर। डिस्टेंस जो था वो डेंजरसली फास्ट श्रिंक हो रहा था। फेंगयुआन ने इमॉर्टल प्राइमेसी में पूछा, "ब्रेक हुआ हो तो कोई सॉल्यूशन ही दे दो भाई।" रिप्लाईज़ आते हैं, "बहुत ही मुश्किल है, हमें पता नहीं चला कि एयर लॉक से कैसे बचें।" दूसरा कहता है, "थोड़ा-सा प्रोग्रेस हुआ है।" तीसरा कहता है, "रैंक 8 किलर मूव है, ईज़िली नहीं हम इसको समझ पाएँगे।" एक तरीके से यूज़लेस आंसर मिल रहे थे उसको। फेंगन फ्रस्ट्रेशन से अपने दाँतों को दबा रहा था। वू योंग की वॉइस दोबारा से गुनगुना रही थी। वू योंग कहता है, "तुम एयरलॉक के ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हो क्या? पता कर रहे हो, राइट? बता देता हूँ। वन्स सेट, मूव शिफ्ट नहीं होता। अगर एक बार सेट हो गया तो मूव शिफ्ट नहीं होगा। रेंज बहुत ह्यूज है और अराउंड 100,000 लीड, टाइम लिमिट भी है। स्टिल 8 मिनट लेफ्ट है अभी भी और 8 मिनट के अंदर तुम गए।" और पूरी हॉनेस्टली के साथ, क्योंकि कॉन्फिडेंस देखो भाई वू योंग में बहुत था। फुल हाई कॉन्फिडेंस था और उसने सीधा बता दिया कि 8 मिनट बचे हैं, यही वीकनेस है इसकी। लेकिन 8 मिनट में तुम नहीं बचोगे। टाइनी बैम्बू बिल्डिंग में अटैक्स हैवी कर दिए थे। फाइनल डिस्टेंस भी क्लोज़ होते जा रहा था। वू योंग ने लाइट स्माइल के साथ सेकंड फ्लोर से फ्लिकर कुछ करा सा, और वो जो फ्लिकर करा था वो था इमॉर्टल ग्लेनमो फिंगर वाइन ड्रैगन। एक क्रिस्प सा पिंग जैसी साउंड आई। एक डार्क जेड सा छोटा सा वर्म उसकी फिंगर से निकला और एयर में आते ही 10 फीट, 50 फीट, 150 फीट जितना बड़ा हो गया और कुछ ही सांसों के अंदर 220 फीट का वाइल्ड ड्रैगन बन गया। और ये वही वाइल्ड ड्रैगन था जो उससे लड़ा था। अरे तुमने देखा नहीं था? पर्पल माउंटेन से जो एक ग्रीन कलर का वाइल्ड ड्रैगन भिड़ा था। थंबनेल के अंदर तुमने इस वाइल्ड ड्रैगन को देखा होगा, ये वही वाइल्ड ड्रैगन था। और उसके भाई क्लॉ इतने खतरनाक क्लॉज़, मतलब उसके जो वो होते हैं ना नाखून, पंजे, वो वाले बहुत खतरनाक लग रहे थे। और जो उसके दाँत थे वो भी बड़े-बड़े फैंग्स थे। और सीधा अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के ऊपर क्रैश हुआ वो बूम। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल रिएक्शन नहीं ले पाया और फिंगर वाइन ड्रैगन सीधा हिट करने लग गया और हिट कर ही गया, क्या करने क्या लग गया, हिट कर गया। तभी फेंगयुआन आगे बढ़कर खुद ही उस वाइन ड्रैगन से टकरा गया। वूयोंग शॉक और डिसबिलीफ में था। फिंगर वाइन ड्रैगन ने फेंगयुआन को हिट करा पर 0 डैमेज था, और उससे भी ज़्यादा क्रेज़ी बात, वाइन ड्रैगन उल्टा मुड़कर अपने ही मालिक वूयोंग की तरफ फ्लाई कर गया और बूम आवाज़ आई। वाइन ड्रैगन डायरेक्टली क्लियर जेट ड्रिपिंग वाइन टाइनी बैम्बू बिल्डिंग से टकरा गया। पूरा इमॉर्टल गुहा हाउस झटके से शेक हुआ, स्पीड आधी हो गई। ड्रैगन वहीं खत्म हो गया। फेंगयुआ ने इंस्टेंटली चांस लिया और ईगल पे वापस बैठ गया और डिस्टेंस को बहुत ही स्पीड से ज़्यादा कर लिया। वू योंग ने जब देखा कि फेंगयुआन की बॉडी पे लॉन्ग रोब फ्लोटिंग शैश सा कुछ बना हुआ है और यूनिक इथीरियल सा वाइब दे रहा है, उसकी आंखों में एक्सट्रीम शॉक खुल गया। ये किलर मूव क्या था? वो बोल ही नहीं पड़ा, मतलब कुछ समझ नहीं पाया। और फिर उसके मुँह से एक ही वर्ड निकला और वो वर्ड था, वर्ड क्या, एक सेंटेंस था पूरा। और वो
मूव को आइडेंटिफाई कर गया था, उसका नाम था रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील। नॉर्थर्न प्लेन्स की रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील वाली जो फाइट थी, ये भाई पूरे के पूरे 5 रीजन में फेमस थी और वहाँ पे एक ही नाम बहुत ही फेमस हुआ था, उसका नाम था ली गुआंगी। और जैसे ही भाई वू योंग ने देखा तो उसको साफ-साफ पता चल गया कि फेंग युआन बराबर ली गुआंगी दोनों एक ही थे। फेंग युआन ने उसका रिएक्शन देखा और सोचा, लगता है हेवनली कोर्ट ने वू योंग को मेरी ली गुआंग वाली आइडेंटिटी नहीं बताई है, या शायद हेवनली कोर्ट को खुद भी कंफर्म नहीं है कि मैं वो था। थोड़ा-सा रिग्रेट था कि ली गुआंग वाली आइडेंटिटी को एक तरीके से यूज़ करा जा सकता था, लेकिन अब सब ओवर हो गया। नॉर्थर्न प्लेन्स के रिलेशन इम्पैक्ट होंगे, पर कोई चांस नहीं। रैंक 8 से सर्वाइव करना तो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को तो यूज़ करना ही था, यही ओनली ऑप्शन था। वू योंग को थोड़ा-सा पुशबैक मिला, पर अब उसकी आइज़ में फेंग युआन का लेके भाई और जल उठ गई थी। फेंगयुआन का शैडो सेट का बैकग्राउंड प्लस रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील, ऊपर से भाई रिवर्स फ्लो रिवर का भी मालिक बना था, सब कुछ उसके हाथ लग गया, वो क्लैन के अंदर भी घुस गया। मतलब इतना कुछ डिज़ायर, ग्रीड, क्लैन ह्यूमिलिएशन सब मिक्स हो गया, भाई के अंदर गुस्सा बढ़ गया था। वूयों एकदम से चिल्लाया, प्योर राइटियस पाथ को मोबिलाइज़ करके जो सेटअप किया है वर्थ इट था, अब फाइनली तुझे सोलो फाइट में पकड़ सकता हूँ मैं। एयरलॉक फेंगयुआन पे रिफ्लेक्ट हुआ और ईगल से अभी भी लगा हुआ था। वो यंग इमॉर्टल वो हाउस के अंदर प्रोटेक्टेड था, एयरलॉक उसे टच नहीं कर सकता था। इस मोमेंट पे टाइनी बैम्बू बिल्डिंग डायरेक्ट ईगल की मतलब ईगल को मतलब एक तरीके से चेस कर रही थी और बहुत स्पीड से चेस कर रही थी। पहले तो देखो डिस्टेंस वापस से बढ़ गया था, लेकिन वो धीरे-धीरे कम हो रहा था। फेंगयुआन ने साँस ली, फ्रंट में आकर बिल्डिंग को ब्लॉक कर रहा था। फेंगयुआन कह रहा हूँ, वो यंग अब इतनी स्पीड से आगे बढ़ा और वो यंग ना हँस भी रहा था। वो कहता है, फिर इमॉर्टल गुहा हाउस से बाहर फ्लाई आउट हो गया और फेस टू फेस फाइट करने लग गया। बोला नहीं उसने, सॉरी मैंने बोल दिया बोला, बोला नहीं उसने और चुप रहा, वो बस फाइट करने लग गया डायरेक्ट। उसने पहले तो इस चीज़ को ही छोड़ दिया, अपनी बिल्डिंग जो थी जिसके अंदर वो प्रोटेक्टेड था वो छोड़ दिया उसने और बाहर निकल गया। ईगल यहाँ पे क्लियर डिसएडवांटेज में आ गया था। रैंक हिट इमॉर्टल गो हाउस से तो वो उसकी फाइट हो रही थी। एक तरीके से अनफेयर मैचअप था और फेंगयुआन तो भाई वुइयोंग के सामने। उधर फेंगयुआन का हाल भी बुरा था। रैंक 8 का पावर डिफरेंस उसने पूरी तरह से फ़ील करा था। वो बस डिफेंड कर सकता था, अटैक के कोई चांस नहीं थे। कम से कम 10 एक्सचेंज के बाद वू योंग को समझ आया कि फेंगयुआन का डिफेंस इंसेनली ड्यूरेबल है। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील हर अटैक को उसी पे बाउंस बैक कर रहा है। पंच मारो, किक मारो, कुछ भी मारो सब रिफ्लेक्ट करे जा रहा है। वोबो फेट बन गया पोकेमॉन, वो जो वोबो फेट नहीं है टीम रॉकेट के पास वो नीला कलर का पोकेमॉन था वही वाला वैसे टाइप का। तभी इसकी आइज़ में शिफ्ट हुआ अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर, क्योंकि अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल भाई उसको डैमेज लग रहा था, क्योंकि अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल फाइट कर रहा था उस बैम्बू बिल्डिंग से और फेंगयुआन फाइट कर रहा था वू योंग से। और जो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल था ना, वो इस बैटल का क्रूशियल और क्रिटिकल पॉइंट था। वू योंग ने ये बात तुरंत ही समझ ली थी भाई, इसलिए उसके ऊपर अटैक करवा रहा था। उसने थोड़ा फोकस फेंगयुआन को सप्रेस करने में लगाया और बाकी पावर ईगल पे डाल दी थी, क्योंकि ईगल तो भाई क्या बोले बिना ओनर के अभी तो एक तरीके से कैसे ही कुछ कर पाएगा ज़्यादा। ईगल को तो भाई जो पेनफुल स्क्रीम थी वो साफ-साफ फैल गई थी। स्पीड तो इंसेन थी, पर जब मास्टरी ट्रैप में हो तो वो बंदा कैसे एस्केप करेगा? फिर बी इम्मोरल डेसोलेट बीस्ट की बॉडी तो बड़ी टफ होती है, नेक्स्ट लेवल ही होती है। वू योंग का जो कंटीन्यूअस अटैक था उसके बाद भी ईगल बस हर्ट हुआ था, लेकिन अभी भी ज़िंदा था और तब उड़ पा रहा था। तभी फेंगयुआन का फेस बैडली चेंज हुआ, वो कहता है नॉट गुड। पावर थ्रेड के प्रेशर में ईगल की ओरिजिनल विल धीरे-धीरे डोमिनेट हो रही थी। 180 स्लेव किलर मूव का कंट्रोल वीक हो रहा था और इस मोमेंट पे विल ने कंप्लीट ब्रेक थ्रू भी कर लिया। ईगल ने एक वायलेंट विंग शेक मारा और कंट्रोल से फ्री हो गया। लो भाई अब क्या करें? ईगल तो भाग जाएगा, सीधा स्काई में एस्केप कर गया। फेंगयुआन लिटरली पीछे गिर गया। अब वो एक तरीके से सोलो खड़ा था। वूयोंग प्लस क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइन टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के अगेंस्ट खड़ा था। वूयोंग भी सामने है, वो बिल्डिंग भी सामने है। फेंगयुआन अर्जेंट चिल्लाते हुए कहता है, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ क्या? इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर चिल्ला रहा था अपनी टीम पर। बाइनिविंग और बाकी सब फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वो कहता है यार इतने शॉर्ट टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। वो यंग रश करके सामने आता है, वो कहता है मेरे रहते तुम उनको बाहर लाकर ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल भी ट्राई नहीं कर सकते। और फिर एक्चुअल बैटल में एग्जैक्टली यही हुआ। 1 सेकंड भी ओपनिंग नहीं दी वो यंग ने। कुछ ही राउंड के बाद वो यंग ने आर्म्स को स्प्रेड करा एक बड़ी देर से, जो एक कुछ प्रिपेयर करा था वो एक्टिवेट करता है। रैंक 8 का क्लियर मूव एक्टिवेट करा। फेंगयुआन का विजन ट्विस्ट हुआ। वो एक स्ट्रेंज बैटलफील्ड में लॉक हो गया। एस्केप एक तरीके से इम्पॉसिबल हो गया था। शायद ये बैटलफील्ड का कोई किलर मूव होगा। वो यंग शांत एक बहुत ज़्यादा शांत था। वुयोंग कहता है फेंगयुआन सरेंडर हो जाओ, अपने सारे कल्टीवेशन फाउंडेशन दे दो, मैं तुम्हारी जान छोड़ सकता हूँ। फेंगयुआन का फेस भाई सफ़ेद पड़ गया। ये लिटरली एक तरीके से होपलेस सिचुएशन थी।
उसकी ओनली होप ये थी कि बाइनिंग और उसकी टीम किसी भी तरीके से ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल को ट्रिगर कर सकें और बैटलफील्ड से गायब हो जाए। लेकिन वू यंग उस मूव को करने देने के लिए तो टाइम ही नहीं देगा, उसका एक्सप्रेशन शिफ्ट हुआ। वो एक डायरेक्शन में घूर कर देखता है। तभी वू यंग ने जब उस जगह पे घूर कर देखा तो वो कहता है, "कौन है? बाहर आ जाओ सामने से।" एक डीप और शांत सी, कुछ अजीब सा एक सॉन्ग सा सुना उन्होंने और सेंट्रल कॉन्टिनेंट का ऑरा बाहर से फूटा। एक गुई मॉडल सीन में अपीयर होता है। फेंग युआन एंड वू योंग दोनों एक तरीके से चौंक गए। तभी आवाज आती है, "तुम फेंग जीजे हो।" तभी सीन दिखाते हैं उसी बंदे का, एक मिडल एज गुई मॉडल उन्हीं के बीच हवा में अपीयर हुआ। रेड व्हाइट रोब में बिल्कुल सीधा पोस्चर था, जैसे एक स्पीयर या स्वॉर्ड खड़ी हो। आईब्रोज ब्लेड जैसी शार्प थी, आईज में मिस्टीरियस ग्लो था, लिप्स पर स्मॉट्स एक तरीके से सॉफ्ट सी स्माइल थी। ओवरऑल वाइब एलिगेंट और इनविंसिबल थी। बस इसी मोमेंट में उसके चेहरे पर हल्का सा सैडनेस भी दिख रहा था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का टॉप नेम, स्पिरिट एफिनिटी हाउस का पिलर, रैंक 7 साउंड पाथ, बट एबल टू फाइट विद रैंक 8, यानी साउंड पाथ का बंदा है लेकिन फाइट कर सकता है रैंक 8 से, और कोई नहीं, फेंग जूजे। ये यहाँ क्या कर रहा है? सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही था फेंग युआन और वू योंग का, दोनों एक तरीके से चौंक गए थे। इसका फ्रेम ऑलरेडी 5 रीजन में स्प्रेड था और फर्स्ट टाइम देखने के बावजूद वू योंग ने इंस्टेंटली एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया था। रैंक 7 जो रैंक 8 से फाइट करे, ऐसा 1000 ईयर में एक ही होता है। लिu गुआंगी आइडेंटिटी रिवील होने से पहले ये सोलो रिकॉर्ड होल्डर यहाँ पे बस एक ही था, वो था फेंग जीजे। लेकिन लिu गुआंगी वाली आइडेंटिटी भी आ गई, इसकी वजह से फेंग युआन का भी नाम आ गया था सेकंड पर। अब दोनों सामने हैं, रैंक 8 उनके सामने और ये दोनों लोग अकेले, क्या बोलेंगे? वू योंग ने शॉक और कंट्रोल करा और देखा, कहा कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गुई मॉडल मेरे सामने, अच्छा, बहुत ही अच्छा। ड्रीम रेलम बैटल में हेवली कोर्ट ने साउथर्न बॉर्डर का हैवी लॉस करवाया था, तो अब फेंग जीजे का अपीयरेंस उस हॉस्टिलिटी को सीधा ट्रिगर कर रहा है। फेंग युआन भी उस पर फोकस कर चुका था। ये उनका पहला एनकाउंटर नहीं था। पहली 500 साल वाली लाइफ में क्योटिक वॉर के टाइम फेंग जीजे की बिलियंस रैंक 8 को भी ओवरशैडो कर देती थी। पर एंड में वो लोग लांग सेक्ट में एक तरीके से मर गए थे, यानी फेंग जीजे लांग सेक्ट में मर गया था। उसकी डेथ ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट को शेक कर दिया था। बाकी 4 रीजन में सेलिब्रेशन मनाया गया था। रीबर्थ के बाद भी फेंग युआन ने उसे एक बार देखा था, जब थिविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर लुओपो वैली में फँस गया था ये बंदा। एक वियर्ड कोइंसिडेंस में उस चेन में फेंग युआन ने फेंग जीजे की लाइफ सेव की थी, वरना क्विन बाइशेंग की सुसाइडल हिट में वो वहीं पे खत्म हो जाता। एक्सीडेंटली सही, फेंग युआन उसका लाइफ सेवर था। पर इस वर्ल्ड एक मतलब एक तरीके से इस वर्ल्ड में लाइफ सेवर होना कोई गारंटी नहीं होता। काइंडनेस को काफ़ी बार बिट्रेयल मिलता है, यानी कभी भी तुम काइंडनेस करोगे तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें मतलब एक तरीके से रिपे मिलेगा। रिपे नहीं मिलता, कभी-कभी एक तरीके से धोखा मिल जाता है। फेंग युआन ने कोल्ड टोन में चिल्लाकर बोला, "फेंग जीजे, क्या तुम हेवनली कोर्ट के एम्बुश एजेंट हो जो मेरे लिए यहाँ वेट कर रहा था?" फेंग जीजे ने पहले वू योंग को देखा, फिर फेंग युआन को देखा। वापस फेंग युआन को इस हालत में देखकर उसके दिल में थोड़ा-सा अजीब-सी फीलिंग आई। फेंग युआन की ग्रोथ स्पीड टू फास्ट थी। उसने सबसे पहले फेंग युआन का नाम तब सुना था, जब उसने फेंग जिंगहुआंग का चांस ले लिया था हुई इमॉर्टल ब्रेसलैंड को मतलब लेने एक तरीके से पाने का, और उसकी जगह पर फेंग युआन ने पा लिया था, वो नया ओनर बन गया था। और तब भी फेंग जीजे को कोई कंसर्न नहीं था। और बैक देन रीज़न सिंपल था, फेंग युआन सिर्फ मॉर्टल था, इमॉर्टल वर्सेस मॉर्टल, ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है, लेवल ही अलग है। उस टाइम फेंग युआन का फेंग जीजे की थोड़ी भी मतलब धूल बराबर नहीं था फेंग जीजे के सामने फेंग युआन इस टाइम, उस टाइम पे मतलब, और इस टाइम पे तो क्या बोलें। पर बाद का डेवलपमेंट फेंग जीजे की इमेजिनेशन से भी ऊपर निकल गया। फेंग युआन भाई इतने बड़े-बड़े क्राइसिस का मेन पॉइंट था, एक मेन फैक्टर वही था। हर जगह जहाँ भी डिज़ास्टर होता है, जहाँ भी कुछ भी क्रिएट होता है, यही बंदा आता। आइडेंटिटी एक्सपोज़ हुई, अदरवर्ल्डली डीमन प्लस स्प्रिंग ऑटम सिगाडा का ओनर, जायंट सन इनहेरिटेंस का कैरियर, और होल वर्ल्ड जितना भी पूरा वर्ल्ड था शॉक हो गया। और प्रोग्रेस स्पीड भाई फ्लैश स्पीड थी। मॉर्टल, इमॉर्टल और इमॉर्टल एक्सपर्ट डिज़न्स ऑफ ईयर में वो जंप मार गया, जो बहुत वो इमॉर्टल पूरी लाइफ में नहीं कर पाते। फिर उसका पहला रियल मीटिंग हुआ लुओपो वैली में। वहाँ तो उल्टा फेंग युआन ने फेंग जीजे की लाइफ सेव कर दी थी। फेंग युआन ने घोस्टली कंसीलमेंट इनहेरिटेंस ली थी। ये तियान माउंटेन में ह्यूज रोल प्ले किया था। ओवरऑल वो एक तरीके से अनस्टॉपेबल बन गया था, एक तरीके से अनस्टॉपेबल राइज़ हुआ था। फेंग जीजे का इंटरनल थॉट आया था कि लिu गुआंगी बराबर फेंग युआन, ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ग्रेट एरा आ रहा है, हीरोज़ उभर रहे हैं और इस वक़्त सबसे ब्राइट शाइन करने वाला यहाँ पे फेंग युआन ही था। ये उसका थॉट था फेंग जीजे का। फिर उसने बिटर स्माइल दी। फेंग जूजे कहता है, "मैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट से एक इमॉर्टल गू को परस्यू करने निकला था,
जो थीविंग हेवन डीमन वनरेबल ने कभी यूज़ किया था। बस यहाँ आकर ये सीन मिल गया तो देखने लग गया। फेंग युआन की आईब्रोस उठ गई। फेंग युआन कहता है मतलब ये हेवनली कोड का एम्बुश एजेंट नहीं है। फेंग जीजे के नेचर को देखते हुए वो इस मोमेंट को झूठ नहीं बोलेगा। पर वू योंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, हिपोक्रेट, अगर तुम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे तो बैटलफील्ड किलर मूव को ट्रिगर करके तोड़कर अंदर घुस क्यों गए और एंटर भी हो गए? फेंग जीजे ने कामली जवाब दिया, हाँ, मैं खुद एंटर हुआ क्योंकि मैं फेंग युआन का लाइफ सेवर डेप्थ मानता हूँ। अगर सामने नहीं आता तो कुछ नहीं, पर जब सामने आया हूँ तो हेल्प तो करूँगा ही। तो ये बात सुन के फेंग युआन और वू योंग दोनों फ्रीज़ हो गए। बंदे बोले, क्या? व्हाट? वू योंग तो डिसबिलीफ में कहता है, मैंने भी सुना था, मैंने सही सुना था। तुम इसकी लाइफ को ओ करते हो, यानी एक तरीके से एक फ़ेवर, इसलिए इसको हेल्प करोगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत तेज़-तेज़ हँसने लग गया वू योंग, बहुत ही तेज़-तेज़। तो फिर वो कहता है, क्यों? सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सुपर जीनियस, फ्यूचर हेवनली कोड का मेंबर, फेंग जीजे, एक डीमन और डीमन जजमेंट बोन का टॉप क्रिमिनल फेंग युआन उसको बचा रहा है। फेंग जीजे जो कि हेवनली कोड का फ्यूचर में एक मेंबर बनने वाला है, वो एक ह्यूज कॉस्मिक जोक है ये तो मेरे लिए। क्या कहना चाह रहे हो तुम? पर जब वुयोंग ने मतलब हँस ही रहा था तो उसके मन में थोड़ा-सा बहुत मतलब चल रहा था कि यार कैसे हो सकता है? फेंग जीजे कैसे बचा सकता है? मतलब कैसे हो सकता है यार? कैसे फेंग युआन को क्यों बचाएगा यार? अभी तो इतना हेवनली कोड उसके पीछे पड़ा है, वांटेड है, डीमन जजमेंट बोर्ड पे उसका नाम है, ये सब। और फेंग जीजे हल्का सा स्माइल कर रहा था। और जैसे ही वू योंग ने स्माइल को क्लोज़ली देखा, उसकी हँसी धीरे-धीरे रुक गई। उसका फेस सीरियस हो गया और सीरियस इतना ज़्यादा हो गया कि पूरा फेस ही चेंज हो गया। बिकॉज़ ही अंडरस्टूड फेंग जीजे इज़ सीरियस और वो यहाँ पे सच में फेंग युआन को बचाने आया था। ये बंदा सच में फेंग युआन को बचाने आया है। ये डेंजरस पॉइंट था। फेंग जीजे कोई नॉर्मल राइटियस पाथ इमॉर्टल नहीं था। वो राइटियस पाथ का सुपरस्टार था। फ्यूचर में रैंक 8 एक तरीके से रैंक 8 का एक टॉप फिगर था। 5 रीजन में मैसिवली रिस्पेक्टेड बंदा था और अब एक रैंक 7 जीनियस ओपनली डी1 को सेव करने खड़ा हो गया था। लेकिन हाँ, इधर अपनी साइड फेंग युआन भी कोई नॉर्मल डीमन नहीं था। पिछले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को भाई ट्रिगर कर दिया था इस बंदे ने। बिगेस्ट स्पॉटलाइट में यही बंदा था। अदरवर्ल्डली डीमन का टाइटल, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा का टाइटल, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का टाइटल, जायंट सन की इनहेरिटेंस का टाइटल, प्लस लास्ट में थीविंग हेवन का इनहेरिटेंस भी इसे मिला था, घोस्टली कंसीलमेंट। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में हुई इमॉर्टल ब्लेस्टलैंड भी छीन लिया। वो भी 10 ग्रेट एशियन सेट के सामने। नॉर्थर्न प्लेन्स में 88 रैंक बिल्डिंग भी तोड़ दिया। साउथर्न बॉर्डर में स्पेक्टर सोल का हेवन डिफाइंग प्लान भी खराब कर दिया और एंड में सारा प्रॉफिट ले गया। और अभी वो क्लैन में घुसकर ड्रीम रेलम वॉर में वो जीत गया और शैडो सेट का लीडर भी बन गया। और फेंग जूजे ऐसे इंसान को सेव करना चाहता है, क्या बोले। वू योंग ने खुद उसकी जगह रख कर देखा अपने आप को। इवन इफ फेंग युआन ने उसकी लाइफ सेव की होती, उसको हेल्प करने का प्रेशर तो इनसेन ज़रूर होता। अपने क्लैन का, अपने सेट का, हेवनली कोड का और पूरे वर्ल्ड के गू इमॉर्टल का भाई एक तरीके से वो दुश्मन बन सकता था, क्योंकि अगर वो फेंग युआन को बचाएगा तो सारे लोग ट्रिगर हो जाएँगे। फिर उसे याद आया, फेंग जूजे मुझ जैसा राइटियस बॉर्न नहीं था। वो भी कभी डेमोनिक पाथ का भी इमॉर्टल रहा, एक तरीके से रह चुका है। डीमन्स आर क्रेज़ी, बिल्कुल लॉजिक से बाहर है। वू योंग के मन में बस यही लाइन चल रही थी। फेंग युआन को फेंग जीजे का पास्ट याद आया। अर्ली ईयर में वो भी एक अननोन एक तरीके से शेड्यूल कल्टीवेटर था। पूरी लाइफ साउंड पाथ पे डेडिकेटेड थी। तभी कुछ बताया जाता है, शायद पास्ट का सीन था। एक रात एक व्हाइट वैली में वो लाउड सिंग कर रहा था। मून लाइट एकदम हाई थी, जेंटल ब्रीज़ थी। लेक पे कुछ अजीब से रिपल्स हो रहे थे। 2 और इमॉर्टल्स एकदम आपस में बैठकर जॉइन हुए। तीनों पूरी रात एक तरीके से गाते रहे और एकदम सुबह तक गाते रहे। गाना बंद हुआ, तीनों हँसे और बिना नाम पूछे अलग हो गए और हार्ट्स फुल ऑफ जॉय थे। कुछ साल बाद फेंगजीजू को पता चला कि वो 2 इमॉर्टल्स डेमोनिक थे। ब्लैक हेवन टेंपल में रैंक 7 इमॉर्टल को लेकर भाग रहे थे। 10 ग्रेट एक्सेप्ट उनका चेस मतलब एक तरीके से पीछा कर रहे थे। फेंग जीजे तुरंत ही उन्हें हेल्प करने निकल पड़ा। दोनों इमॉर्टल्स होपलेस कॉर्नर में थे। फेंग जीजे को आते देख इमोशनल और शॉक्ड हो गए थे। तो वो पूछते हैं उससे कि तुम हमें हेल्प क्यों कर रहे हो? फेंग जीजे का जवाब सिंपल था, उस रात हम साथ गए थे ना, मैं ब्राइट मून बन गया था। तुम दोनों ग्रीन माउंटेन और व्हाइट लेक थे। मून और ब्रीज़ ने तुम्हारा एक तरीके से इंसानी दिल दिखाया था। ऐसे लोग इमॉर्टल को चोरी करने वाले पेटी लोग नहीं हो सकते। मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। दोनों का एक तरीके से ये जो रीज़न था, जब दोनों ने सुना तो भाई दोनों इमोशनल हो गए। एक ने कहा, तुम हमसे ज़्यादा हमें समझते हो। ये गू हमने ट्रू इनहेरिटेंस में पाया था और ब्लैक हेवन टेंपल ने झूठ बोलकर हमें फ्रेम कर दिया। वो 10 ग्रेट सेक्ट्स में से एक है और वो लोग जो भी कह देते हैं वो दुनिया सच मानती है। तो हम क्या बोलते हैं, दुनिया हमें मानती ही नहीं। दूसरे ने जवाब दिया,
हम स्ट्रेंजर्स हैं, एक ही सॉन्ग आया था साथ में, हम दोनों डेथ डोर पर हैं और तुम अभी भी वापस जा सकते हो अगर चाहो तो। फेंग जीजे ने हेड शेक करा, कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। दोनों ने फिर से वार्न करा उसको, तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें भी ये डीमन वाला लेबल दे देंगे, तुम्हारे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देंगे, तुम्हें भी भगा दिया जाएगा, तुम्हारे साथ भी बहुत गलत होगा, क्या पता तुम्हें मार दिया जाए। फेंग जूजे हँसा, ना डेमोनिक ना राइटियस, इस दुनिया में सिर्फ फेंग जूजे है। रुकना या जाना, मेरी मर्ज़ी, मेरी लाइफ़, मेरी डेथ। दोनों इमोटस भाई लिटरली एकदम हिल गए। रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड भर गया। उस टाइम फेंग जूजे की पोएट्री फ़ेमस नहीं थी, पर जब उसने बार-बार ब्लैक हेवन टेंपल के गु इमोर्टल को फ़ोर्स बैक किया और हर फाइट जीता, तो पूरे वर्ल्ड में उसकी बात फैल गई और ये जो कहानी थी हर जगह मशहूर हो गई कि भाई वो उसे नहीं मतलब, ना राइटियस पास से मतलब, ना तो क्या बोले डीमन पास से मतलब, कुछ मतलब नहीं है उसे। आगे स्टोरी में देखते हैं। जब बाकी के 9 एशियन सेट को ये बात पता चली तो उन्होंने ब्लैक हेवन टेंपल को सपोर्ट दे दिया क्योंकि भाई वो भी तो उनमें से एक ही थे और पब्लिक ओपिनियन का ह्यूज प्रेशर क्रिएट कर दिया। इसके रिजल्ट में फेंग जीजे ने अनाउंस कर दिया कि वो वर्ल्ड ट्रैवल करते वक्त सेंट्रल कॉन्टिनेंट के चैंपियंस को चैलेंज करेगा। 10 सेक्टर ने अपने एक्सपर्ट को भेजा फेंग जीजे को सिंगल बैटल में चैलेंज करने के लिए, बट एक-एक करके सब हार गए। फेंग जीजे बिल्कुल नहीं डरा, वो फाइट करता हुआ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता गया। फिर एकदम अपनी टैक्टिक चेंज करके डायरेक्टली एनिमी के हेडक्वार्टर पे चला गया, जिससे 10 सेक्ट के हाथ-पैर भाई फूल गए, वो बैटली लूज़ हो गए। सीन फुल chaos में था, लिटरली कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा था। फाइनली स्प्लिट इंफिनिटी हाउस ने मूव लिया। उस जनरेशन की फेरी बाई क्विंग ने प्यार से फेंग जीजे को मतलब दिल को टच करा, उसे स्पिरिट इंफिनिटी हाउस का मेंबर बना लिया। उस टाइम फेंग जीजे 2 कंप्लीट स्ट्रेंजर्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क पे लगा सकता था, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसके साथ एक गाना गाया था और उस चक्कर में लोगों ने उसे डीमन तक लेबल कर दिया था। तो अब फेंग जीजे डीमन फेंग युआन को हेल्प क्यों नहीं करेगा, स्पेशली जब फेंग युआन ने उसकी लाइफ बचाई हो। फेंग जीजे के पास्ट हो या प्रेज़ेंट, ये बंदा बेसिकली सेम ही था। फेंग युआन को सडनली समझ आया कि फेंग जीजे के पहले वाले मतलब वो जो साइन था उसका क्या मतलब था, क्योंकि फेंग जीजे ने जाने से पहले बोला था ना कि मैं तेरा फ़ेवर ज़रूर लौटाऊँगा, उसी टाइम। और आगे फेंग जीजे ऑलरेडी फेंग युआन को हेल्प करना चाह रहा था, पर उसके दिमाग में वाइफ, डॉटर और अपनी सिचुएशन चल रही थी। शायद वो सीक्रेटली हेल्प करने का प्लान भी बना रहा था, बट अनफॉर्च्यूनेटली वू योंग ने उसकी प्रेज़ेंस फ़ील कर ली। उसके बाद फेंग जीजे को एक ही चॉइस लेनी पड़ी। वो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे वो पहले कर चुका था, जैसे उसने पहले भी करा था, एकदम पहले जैसा सेम हो गया। उसने सेम टाइप की चॉइस फिर से ले ली। ना वो डेमोनिक था, ना वो राइटियस। इस दुनिया में सिर्फ़ एक ही था, वो था फेंग जीजे। चले जाना या रुक जाना, मेरी लाइफ और डेथ का डिसीजन मैं खुद लेता हूँ। ये फेंग जीजे ने लाइन बोली थी। डेमोनिक पाथ हो या राइटियस पाथ, ये दोनों आइडेंटिटी लेबल्स, फेंग जीजे को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था इन दोनों लेबल्स से। फेंग जीजे के हिसाब से अगर वो चला जाता तो उसका दिल कभी भी फ्री नहीं हो पाता, सिर्फ एक तरीके से रूखापन रह जाता और कभी भी शांति नहीं मिलती। उसका हर एक्शन सीधा उसके इनर हार्ट से आया था। वो कहता है, मैं हमेशा मैं हूँ फेंग जीजे और ये फॉरएवर रहेगा।